देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग शुरू। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पाई चार्ट तक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग चाहे तो सेट ए का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो हम लोग आज थोड़ा सा इसके आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले ना एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि इसमें स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि सेट ए का सारा क्वेश्चन ही तुम लोग कर सकते हो। अभी हम लोग सारा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, देखते हैं जितना मैक्सिमम हो सके वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा जो है आज का नया जो है टॉपिक वो हम लोग मिला के करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जितना सारा हो पाता है। तो सेट ए का पहला क्वेश्चन, इसके लिए ना देखो तुम लोग अपना कॉपी में देख लो जहां पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने तुम लोग को बोला है ना लिखने के लिए, जो भी मैंने लिखवाया वो देख लो एक बार, क्योंकि इससे आंसर देने में देखो कितना आसानी होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस, और स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, और यहाँ पर नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा फॉल्स है, यानी कि कौन सा गलत है वो तुम लोग को बताना है। इसके लिए देखो मैंने तुम लोग को नोट करवाया था, क्योंकि मैंने बोला ना हम वही सारा पॉइंट नोट करवाएंगे जो हम लोग को चाहिए होगा। तो ये देखो यहाँ से देख के एटलीस्ट अभी बोलो, फिर धीरे धीरे याद कर लो कि यहाँ पर कौन सा जो है हम लोग का स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, वही आंसर देना पड़ेगा। फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर देना है, तो बताओ कौन सा होगा। बोलो देख। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि फ्रेंच वर्ड जो है उसमें क्यू यू ई होगा। देखो फ्रेंच वर्ड जो है ना उसमें क्यू यू ई है, जबकि इसमें टी आई के है। ठीक है, और ये सारे ठीक है, जैसे कि इटालियन में स्टैटिस्टा, ये देखो इटालियन में स्टैटिस्टा, और यहाँ पर स्टेटस ये। ठीक है, लैटिन वर्ड में ये रहा। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम लोग नोट डाउन जरूर करो। ठीक है, ऐसा मतलब मत करो कि नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो फिर पूरे बुक में ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, देखो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर पा रहे थे। देखो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो भी हम लोगों ने किया। एक होता है सिंगुलर सेंस में, एक होता है प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में सिर्फ डेटा को डिफाइन करते हैं, कलेक्शन, और यहाँ पर प्रोसेस एंड एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिंगुलर सेंस में। तो यहाँ क्या बोला है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। डेटा के टर्म्स पे अगर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो वो कौन से सेंस पे हुआ, बोलो सिंगुलर, प्लूरल, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। कौन सा आंसर लग रहा है, कौन सा होना चाहिए। बोथ ए एंड बी। नहीं देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, सिर्फ डेटा के टर्म में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ से एक बार मैच करो, डेटा के टर्म में अगर डिफाइन करते हैं तो कौन सा होगा। ये तो मेथड है, ये तो सिंगुलर सेंस में तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जहां पर डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस और प्रोसेस प्रेजेंटेशन हम लोग बताते हैं। यही वाला हमें एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या लिखवाया है, डेटा का, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना, एनी डेटा कलेक्शन दैट इज प्लूरल सेंस। तो देखो यहाँ पर बोला न्यूमेरिकल डेटा सिर्फ बोला है, उसको प्रोसेस करना, प्रेजेंट करना ये नहीं बोला है। तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, बोलो। प्लूरल वाला। हाँ, तो 2 का बी होगा। ठीक है, तो हमें पहले ठीक से पढ़ लेना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। तो अगर हम लोग बोथ ऑप्शन कर देंगे तो गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर सेंस को नहीं डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन। स्टैटिस्टिक्स हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। बोलो, ये तो बता सकते हो। ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दिस, 3 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये देखो यहाँ पर जब मैंने लिखवाया था, देखो मैंने ये सारे पॉइंट ही लिखवाए हैं क्योंकि ये सब आता है। ये देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लिखवाया, लिखवाया तो है।
देखते हैं कहाँ पर चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया, एक सेकंड। ये रहा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो फोर्थ नंबर, ठीक है, ध्यान से आंसर दो। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, स्टैटिस्टिक्स किस बात को लेके कंसर्न है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद बोला है, ये जो वर्ड है ना कंसर्न विथ, इसी के बेसिस पे हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स मेनली जो है क्वांटिटेटिव डेटा को लेके ही काम करता है, और क्वालिटेटिव को वो क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके तभी काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज है ना कंसर्न, इसके बेसिस पे ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो बताओ क्या लग रहा है, क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, जो है ये दोनों होना चाहिए। देखो एक्चुअली यहाँ पर कंसर्न का मतलब है कि हम लोग किस किस बात को लेके सोच रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स दोनों बात को ही सोचता है। कंसर्न का मतलब ये देखो, यहाँ पर एक्चुअली अगर ऐसा लिखा हुआ रहता स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, ठीक है, अगर ये लैंग्वेज रहता इसके बदले, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होता पता है? क्वांटिटेटिव डेटा। ये डीलिंग्स जो है ना सिर्फ क्वांटिटी वाले डेटा को लेके ही कर सकता है, क्वालिटेटिव डेटा को लेके ये डील नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके डील कर सकता है। तो अगर बोलेगा स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, तो क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा क्या वो क्वालिटेटिव डेटा को लेके कंसर्न नहीं है? हाँ, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा को लेके भी कंसर्न उतना ही है जितना क्वांटिटेटिव को लेके है, बट क्वांटिटेटिव को वो डायरेक्ट यूज कर पाता है, जबकि क्वालिटेटिव में उसे ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सिर्फ लैंग्वेज के वजह से हमें आंसर अपना देखना पड़ेगा। तो ये तुम लोग ना एक बार लिख लो अपने कॉपी में, अगर स्टैटिस्टिक्स मान लो एग्जाम में यही आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं। तो ये देखो, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ अगर हम लोग बोलेंगे तो क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव को लेके जितना कंसर्न है, क्वालिटेटिव को लेके भी उतना ही कंसर्न है, क्वालिटेटिव, ठीक है। लेकिन इसको ना डायरेक्ट डील नहीं कर पाता है, डील तो वो क्वांटिटेटिव को ही करता है। मतलब अगर क्वांटिटेटिव है तो डील विथ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है देन ट्रांसफर टू क्वांटिटेटिव एंड डील विथ क्वांटिटेटिव। तो डीलिंग्स क्वांटिटी में ही करता है, लेकिन कंसर्न दोनों को लेके है, ठीक है। लेकिन डीलिंग्स जो है वो क्वांटिटी में ही करता है। तो फोर्थ नंबर का इस वजह से हम लोग का आंसर क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर क्या आंसर देंगे फिर? बोथ कौन सा देंगे? ए और बी देंगे या ए एंड बी देंगे? मतलब मेरे कहने का ये है कि सी आंसर दोगे या डी दोगे, ये बताओ। मतलब डी, ठीक है, क्योंकि बोथ ए एंड बी, और बी का मतलब अलग होता है ना, और का मतलब या तो क्वांटिटेटिव या तो क्वालिटेटिव। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों को लेके कंसर्न है, तो बोथ ए एंड बी। मतलब जल्दबाजी में आके तुम लोग और या एंड देखना मत भूल जाओ, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो फोर्थ का आंसर डी होगा, इसीलिए फोर्थ का आंसर डी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो, एन एट्रीब्यूट इज, बोलो इस पे तो मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिया था, लिखवाया भी है। एट्रीब्यूट क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, मेजरेबल कैरेक्टर, ऑल ऑफ दिस, बोलो। एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव कैरेक्टर। हाँ, एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये देखो सारी चीज लिखे हुए, बस तुम लोगों को एक बार गो थ्रू करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव का मतलब जैसे देखो किसी का जेंडर, ठीक है, किसी का नेशनलिटी, ये सब होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो फिफ्थ नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मुझे मिला नहीं अभी, इधर उधर ही होगा, ठीक है, वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है। अच्छा, इसके बाद देखो, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन। तो मैंने पैसे के बारे में, मनी मेजरमेंट में मैंने बताया था कि अगर कॉमर्शियल है तो उसे क्या बोलेंगे, और अगर डोमेस्टिक है तो क्या बोलेंगे। देखो इसके बारे में मैंने बताया था, अगर हम लोगों का
कॉमर्शियल होगा तो ये देखो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होने से कंटिन्यूअस वेरिएबल में आता है पैसा, और अगर हम लोगों का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। क्यों? देखो ये मैंने तब भी बताया था, फिर से बता रहे, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, तो उसे ना हम लोग पॉइंट में बोल सकते हैं 10.2 करोड़, 5.7 लाख, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन किसी का सैलरी को हम लोग इस तरीके से नहीं बोलते, वो एक हमारा राउंड फिगर में ही होता है। ऐसा नहीं होता है सैलरी मतलब 1 लाख से 5 लाख के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड ही ना होता है। इसीलिए सैलरी मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पैसे का बात करें तो उसे डिस्क्रीट माना जाता है, ठीक है। अब बोला है एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, किसी का एनुअल इनकम, तो ये एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। बी और सी क्या होगा? देखो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, ये कोई क्वालिटेटिव चीज है नहीं। इनकम तो किसी का क्वालिटी नहीं होता है, वो क्वांटिटी में देखा जाता है, तो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं। अब ये तीनों में से कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। ये देखो मैंने बता भी रखा था ना, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा 6th नंबर का ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, फिर 7th नंबर का देखो, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर किसी स्टूडेंट को हम लोग मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा? एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, नन ऑफ दिस। डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब 7th नंबर का बी सही हो रहा है। देखो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एट्रीब्यूट कोई क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो किसी को मार्क्स मिल रहा है कोई स्टूडेंट को, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, वो काउंटेबल चीज है, ठीक है। अब डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब हम जस्ट बोल रहे हैं कि क्यों इसका आंसर यही वाला होगा। देखो गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, तो अगर किसी को मान लो एग्जाम में नॉर्मली देखोगे, बचपन में जब तुम लोग एग्जाम देते थे, हो सकता है कि कभी कभी तुम लोग को ऐसा नंबर दे दिया जाता था, जैसे मान लो आउट ऑफ 10 ऐसे दे दिया था, 8.5, ठीक है। लेकिन देखोगे एग्जाम में नॉर्मली, अभी तुम लोग जो भी एग्जाम देते हो, जो भी फाइनल एग्जाम, जैसे ये सब क्या होता था, जो क्लास टेस्ट वगैरह में होता था, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होता था, जैसे मान लो जो 9 से 10 में गए, 10 से 11, 11 से 12 में, वहां कभी ये पॉइंट वाला बात नहीं होता था, ठीक है। वहां पर हमेशा हमें राउंड में ही दिया जाता है। अगर किसी का पॉइंट होता है तो नॉर्मली उसे 9, ऐसा होता है तो 9 दे दिया जाता है। वो फाइनल रिजल्ट में 8.5, ये क्लास टेस्ट में चलता है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट में ऐसे नॉर्मली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी का 100 मार्क्स का, यही मान लो तुम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग, ये 100 मार्क्स का है तुम लोग का, ठीक है। अब इसमें नंबर कैसे लोगों को मिल सकता है? या तो किसी को 40 मिल जाएगा, ठीक है, या 42, या फिर 50, या 63, ऐसे करके कुछ भी नंबर हमें मिल सकता है 0 से लेके 100 के अंदर, ठीक है। अभी तुम लोग ऐसा मत सोचो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस होगा, तो माइनस होने से भी ना, देखो अगर माइनस होता है, क्योंकि गलत होने से तो माइनस होगा, लेकिन उसमें पॉइंट में आंसर नहीं देता है। अभी हम नॉर्मल तुम लोग का कोई टेस्ट लेंगे, पॉइंट में आंसर दे सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में तुम लोग को कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं देगा, उसे राउंड करके ही देता है, ठीक है। तो ये इसीलिए देखो 0 से लेके 100 के अंदर हम लोग का वैल्यूज आ सकता है, लेकिन कोई भी वैल्यूज आएगा ऐसा नहीं है, या तो 0, 1, 2, 3 फिक्स्ड है। देखो आइसोलेटेड वैल्यूज ही हो रहा है ना, 5, 6 ऐसे करके अप टू 100, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यूज आ जाए। मतलब कोई भी वैल्यूज का मतलब तुम लोग सोचोगे कि 0 से 100 में तो कोई भी वैल्यूज रह रहे हैं, नहीं। 0 से 100, जैसे 0 से लेके 63, ये 100 लिखा, अब बोलो 60, 50 और 63 जो है, यहाँ 62.5 आ सकता है? नहीं आ सकता है, कि ठीक है, कोई भी नंबर नहीं आ सकता है 0 से लेके 100 के अंदर। जो भी नंबर आएगा वो मैं पता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अप टू 100 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई भी वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई भी वैल्यूज आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सा वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पहला बात है कि ये हम लोग का क्या हो रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल। और दूसरा, अगर किसी को हाफ मार्क्स दे भी रहे हैं, मान लो एग्जाम जो है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है, तो 0 से लेकर 10, अगर हाफ मार्क्स देना अलाउड है, जैसे मैंने क्लास टेस्ट के बारे में बोला, ठीक है, तो भी हम लोग का क्या नंबर आ सकता है, 0 आ सकता है,
1.5 ऐसा आ सकता है, मतलब 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे करके 10 तक 9.5, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, या फिर हम थोड़ा सा रेंज को कम कर दे तो समझाने में आसानी रह जाएगा। जैसे मान लो 8 से लेके 10 के अंदर अगर किसी को नंबर मिल रहा है और हाफ मार्क्स देना अलाउड है, ठीक है, तो 8 मिल सकता है या 8.5, 9 मिल सकता है या 9.5 और 10 मिल सकता है। लेकिन कोई भी नंबर नहीं हो सकता है 8 से 10 के बीच में 8.7 या फिर 8.56, इस तरीके से कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब पॉइंट में आ भी रहा है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि नॉर्मली डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो आ रहा है ना, पॉइंट में आता भी है तो वो आइसोलेटेड वैल्यूज होगा। इसीलिए एक डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा था काउंटेबली, ये देखो डिस्क्रीट, और ये वेरिएबल के यहाँ पर मैंने लिखा था, ये देखो, व्हेन वेरिएबल्स एज्यूम ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या, फाइनाइट नंबर होगा। जैसे 8 से 10 के बीच में फाइनाइट नंबर अगर हाफ गिवन दे, हाफ नंबर अगर प्रोवाइड करना अलाउड है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इसीलिए इसको बोलेंगे काउंटेबली। मतलब ये देखो, काउंटेबल एज्यूम से फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसका एक अंत है, जिसको हम लोग एंड तक ढूंढ सकते हैं, तो 8 से लेके 10, तो ये फाइनाइट हो गया। और अगर इनफाइनाइट भी है तो उसमें भी काउंटेबल इनफाइनाइट है, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 8, 8.5, 9, 9.5 और 10, ठीक है। इसीलिए उस डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है 8 से 10 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे मान लो 8.7, लेकिन वो तो नहीं अलाउड है ना, इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग डिस्क्रीट बोलेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसीलिए और भी बता दिया ताकि तुम लोग को कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में डिफरेंस और भी पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 7th नंबर का बी, तो ये देखो 7th नंबर मैम का हम लोग, हाँ बोलो। मैम परसेंटेज में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना? परसेंटेज में कोई भी नंबर आ सकता है मतलब बोलो किस हिसाब से मैम किसी का परसेंटेज। एग्जाम हाँ बोलो बोलो। मार्क्स 90.4, 90.3 ऐसे करके। हाँ वो आ सकता है, लेकिन वो तो कुछ मार्क्स का टोटल करके आता है ना, इंडिविजुअली नहीं आ रहा है ना। वो जो रेंज है वो तो अलग अलग चीजों का है, ठीक है। ऐसा तो आ सकता है परसेंटेज में, जब हम लोग बताते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज जब बताते हैं तो वो हम लोग का किसी रेंज में नहीं आता। जैसे देखो नंबर बताते हैं, 100 नंबर का पेपर था तो 100 में क्या क्या आ सकता है, 0 से लेके 100, लेकिन ये जो परसेंटेज निकालते हैं इसका कोई रेंज नहीं होगा, है ना। ये तो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट के मतलब रिजल्ट को बता रहा है, ठीक है। इसमें कोई रेंज नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो परसेंटेज में आंसर जो है उसमें अलग अलग हो सकता है, बट ये मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए रेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फिर अगर परसेंटेज में आएगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये तो मार्क्स जब बता रहा है तो ये परसेंटेज का बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज में होगा तो हम लोग उसे कंटिन्यूअस वेरिएबल बोल सकते हैं कि 0 से लेके 100% के अंदर कौन कौन सा परसेंटेज हो सकता है, तो फिर उसमें हम लोग का ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, ठीक है। क्योंकि 0 से लेके 100% के अंदर कोई भी परसेंटेज, जैसे 92.23 ऐसे भी तो आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। अगर हम लोग ऐसे परसेंटेज में बोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का, तो फिर वो कंटिन्यूअस वेरिएबल बने, तब वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं बने, ठीक है। अच्छा अब बताओ नेशनलिटी, क्वेश्चन ऊपर चला गया। नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ये क्या है, एट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, या फिर ए और सी, क्या होगा नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, किसी के पानी पीने के आदत को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एट्रीब्यूट? किसी के पानी पीने के जो हैबिट है, क्या उसको हम लोग क्वांटिटी में थोड़ी ना बोल सकते हैं, तो फिर वेरिएबल्स तो होगा नहीं, वेरिएबल्स नहीं होगा तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हैबिट क्या होता है, इंसान के कैरेक्टर को बताता है। तो ड्रिंकिंग हैबिट मतलब ये उनका मतलब किसी पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि उनके पानी पीने का हैबिट क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। 10th नंबर में देखो, एज ऑफ ए पर्सन, बोलो किसी का एज को हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे, बोलो। एज, अनकंटिन्यूअस। हाँ, एज कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है।
एज हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों? क्योंकि एज जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी का एज अगर हम लोग बोल रहे हैं 0 से 100 के बीच में अगर हमें बोलना है, ठीक है, तो अब उनको देख के एनालिसिस करके हम लोग बोल सकते हैं। अब एज जो है कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला कि मेरा एज जो है 50 से लेके 55 के बीच में है सपोज, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। 50 ईयर्स 3 मंथ्स, 50 ईयर्स जो है 9 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। अच्छा, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वहां से अगर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिलीजियन पे बना हुआ है वो सेंसस रिपोर्ट, ठीक है, मतलब कितने रिलीजियन के कितने लोग होंगे इस बेसिस पे, तो उस बने हुए डेटा से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो बोलो ये 11th नंबर का जो है वो क्या होगा? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैंपल डेटा, ए और बी। ये कलेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो? हाँ बोलो, और एक बार बोलो। सेकेंडरी डेटा। हाँ, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होगा, क्योंकि देखो सेंसस रिपोर्ट बना हुआ है। ये देखो सेंसस रिपोर्ट से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी एक बार बना हुआ है, तो ये रिकलेक्शन ही हुआ। कोई भी डेटा जब हम लोग सेकेंड टाइम कलेक्ट करते हैं या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो भी हो, फर्स्ट टाइम अगर नहीं है तो सारे कलेक्शन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ही बताया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 12th नंबर का देखो, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विथ ए मेजरिंग टेप। मतलब हम लोगों ने क्या किया? एक मेजरिंग टेप लिया जिससे स्टूडेंट लोगों का हाइट को हम लोग मेजर कर सकते, फिर उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। द डेटा कलेक्टेड, इस डेटा को हम लोगों ने कलेक्ट किया है, किस डेटा को? ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनके हाइट को हम लोगों ने मेजर किया, उसका डेटा रिकॉर्ड किया मेजरिंग टेप से। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। बोलो। ऑप्शन देखो, डी। ऑप्शन बी। डी डी। डी कैसे होगा? डेटा तो कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, वेरिएबल दो तरह का होता है, वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये तो पहला बात है, ये लैंग्वेज ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल्स हमारा दो तरह का होता है जिसका दो नाम है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल। डेटा कभी डिस्क्रीट डेटा, कंटीन्यूअस डेटा नहीं होता है, ठीक है। डेटा का कलेक्शन का बात हो रहा है यहाँ पर, तो कलेक्शन तो दो ही तरह से हो सकता है, या तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया तो प्राइमरी डेटा, अगर कलेक्टेड डेटा से कलेक्ट किया तो सेकेंडरी डेटा। तो सी डी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ही गलत हो रहा है। अब ए और बी में से बताओ, हमें बोला क्या? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को हम लोगों ने लाइन पे लगने के लिए बोला, फिर उनका मेजरिंग टेप से जो है हाइट मेजर किया, फिर उसको रिकॉर्ड करते गए। तो ये क्या हो रहा है? बोलो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन? प्राइमरी डेटा। हाँ, प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा। 12th नंबर का ए होगा ना, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड टाइम नहीं हो रहा है। देखो कैसे समझ में आएगा, लैंग्वेज से ही समझ में आएगा। देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, और यहाँ पर बोला है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, या फिर कुछ कुछ नहीं बोला है कि कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। बोल रहा है कि हम लोगों ने खुद लोगों का मेजरिंग टेप से स्टूडेंट लोगों का हाइट मेजर किया, रिकॉर्ड किया, तो हम लोग ही पहली बार कर रहे हैं, तो फिर ये प्राइमरी डेटा होगा ना। अगर कहीं से कलेक्ट करते तो फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, कुछ ना कुछ तो ऐसा लैंग्वेज रहेगा, तो इसमें हमें ना लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। 13 का बताओ, यहाँ पर द प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाई। प्राइमरी डेटा को हम लोग किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑल ऑफ दिस। बोलो। ये देखो, ये देखो, तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। जब मैंने डेटा कलेक्शन लिखवाया, ये देखो, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। ये देखो, पर्सनल इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इनडायरेक्ट टेलीफोन इंटरव्यू मेथड था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। फिर थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चनियर और जो है इन्यूमरेटर, दोनों को मिक्स्ड अप करके पढ़ा था। चार मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑल दिस। तो बोलो, अब तो याद आ गया हो कौन सा होना चाहिए आंसर? अभी भी नहीं बोल पा रहे हो?
बोलो। ऑल ऑफ दीज में। ऑल ऑफ दिस होगा ना, सारे मेथड से ही तो हो रहा है। 13 का डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, 13 का हम लोग का डी हो जाएगा। अच्छा 14th नंबर में देखो, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। अभी प्राइमरी डेटा का मैंने तुम लोग को दिखा दिया, देखो क्या क्या हम लोगों ने लिखा था, इसीलिए लिखना जरूरी है। ये देखो प्राइमरी मेथड मैंने बता दिया था। अब हमें बोल रहा है क्विकेस्ट मेथड कौन सा है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। पर्सनल इंटरव्यू करके क्विकेस्ट मेथड होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, बाय ऑब्जर्वेशन। कौन से मेथड से सबसे जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट कर पाएंगे? पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोन। टेलीफोन इंटरव्यू, करेक्ट। पर्सनल इंटरव्यू से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पर्सनल इंटरव्यू का मतलब हो जाएगा एक एक लोगों के पास जाके, पहले जाओ अपॉइंटमेंट लो, फिर इंटरव्यू लो, फिर वापस आओ, फिर दूसरे अपॉइंटमेंट में जाओ, फिर तीसरे, ऐसे करके हम लोग कितने लोगों से बात कर पाएंगे? जबकि अगर हम लोग एक ही जगह पे बैठ के टेलीफोन लेके अगर हम लोग सोच रहे हैं कि किसी कुछ क्वेश्चनियर बना लेते हैं और पूछते हैं लोगों के कुछ भी मैटर में, अगर हम लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं तो टेलीफोन में बैठ के हम लोग अगर 10 लोगों को भी 1 घंटे में बात कर लेंगे ना, सपोज, ठीक है, अगर मान लो 3-3 क्वेश्चन ही पूछना है, तो वहां पर अगर हम लोग पर्सनली जाके करेंगे तो हार्डली 3 या 4 ही लोगों को जो है मैनेज कर पाएंगे। तो क्विकेस्ट मेथड जो है टेलीफोन इंटरव्यू है। और ये देखो मैंने लिखवाया भी था, ये देखो एक्यूरेसी के बेसिस पे, कवरेज के बेसिस पे हम लोग क्विकेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कवरेज मतलब कितने ज्यादा कर सकते हैं। पर्सनल सबसे कम होता है, इनडायरेक्ट भी सबसे कम होता है, सबसे तेजी में जो कर सकते हैं वो टेलीफोन इंटरव्यू। हाँ, उसमें एक्यूरेसी कम होता है, क्योंकि जब लोगों से हम लोग टेलीफोन पे पूछते हैं तो हो सकता है कि वो हमें कुछ मतलब मिस अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भी दे दे, लेकिन सामने होने से जो है ना कि हम लोग ऐसा वो हमेशा झूठ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ हमें भी वहां पर प्रेजेंटली दिखेगा। और जो है मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव होने का भी चांसेस ज्यादा होता है कि हम लोगों ने फोन तो किया बट उन्होंने फोन जो है वो मतलब फोन उठाया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो नॉन रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिव तो बोला नहीं था, मैंने एक बार याद दिला दिया। तो क्विकेस्ट मेथड जो है वो टेलीफोन इंटरव्यू से ही पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया 14th का सी। अच्छा अब 15 नंबर का देखो, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। मतलब जैसे मान लो फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट हो गया, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो रहा है या फिर स्टॉर्म आ गया, तो उसमें बेस्ट मेथड क्या है डेटा कलेक्ट करने का? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चनियर मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। बोलो कौन सा लगेगा? तुम लोग देखो अगर लिखे हो, जबकि मैंने बार बार लिखने के लिए बोला था, तो वहां पर तुम लोग को इसके रिगार्डिंग जो है आंसर मिल ही जाएगा। नेचुरल कैलेमिटी के लिए बेस्ट मेथड किसको माना जाता है? हम पर्सनल इंटरव्यू। हाँ, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये देखो ये भी मैंने लिखा, इसलिए मैंने बोला था इसके ऊपर क्वेश्चंस रहता है तो तुम लोग जरूर इसको इस तरीके से लिखना। ये देखो नेचुरल कैलेमिटी डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। अगर नेचुरल कैलेमिटी होता है तो रिपोर्टर लोग ना डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां वहां पर पहुंचने के बाद लोगों को पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो फिर वो उस बेसिस पे जो भी सिचुएशन होता है इंफॉर्मेशन देते हैं। तो 15th नंबर का हो जाएगा ए। 16th का देखते हैं। 16 नंबर में देखो, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जैसे कि रेल एक्सीडेंट, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ऑल ऑफ दिस। ये भी मैंने लिखवाया था। इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहला बात है कि पर्सनल या डायरेक्ट इंटरव्यू एक ही बात होता है। पर्सनल इंटरव्यू कर नहीं सकते, देखो अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर लोगों को चोट वगैरह लगता है, तो डायरेक्ट जाके इंटरव्यू कर पाना ना उतना किसी को चोट ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, लोग डरे हुए होते हैं, तो उनसे जाके क्या इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, रिपोर्टर लोग क्या करते हैं, और वैसे भी अगर रिमोट एरिया में एक्सीडेंट होता है ना तो वहां तक तो रिपोर्टर पहुंचने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर स्टेशन मास्टर वगैरह है, आसपास के कुछ और लोग हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। तो 16 नंबर का हम लोग का इसीलिए आंसर सी होगा। और ये देखो कुछ क्वेश्चंस ना हमें डायरेक्टली जो मैट में है उसके बेसिस पे ही दे देता है। ये देखो मैंने यहाँ पर इसलिए बता भी दिया था, रेल एक्सीडेंट के लिए इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो कुछ पॉइंट थोड़ा सा जो है याद रखना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आराम से आंसर दे पाओगे।
17th नंबर का देखते हैं। 17th नंबर में बोला है कि विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। अभी अभी इसमें मैंने डिस्कस भी किया। अभी बताओ तुम लोग कि सबसे ज्यादा कवरेज कौन सा मेथड देता है? टेलीफोन इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, डायरेक्ट इंटरव्यू, ऑल ऑफ दिस? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही बात, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये देखो 17th का ऑप्शन ए क्या है? टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू तो टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बोला। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में जो है वाइडेस्ट एरिया कवरेज इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें ना हम लोग किसी को मेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मानो किसी ने तुम लोगों को ही मेल किया तो जरूरी है तुम लोग सारे मेल चेक करते हो, लेकिन अगर कोई फोन करेगा तो फोन उठा ही लोगे। ठीक है, एक बार नहीं उठाओगे, दो बार नहीं उठाओगे, एक आध बार तो उठा ही लोगे, लेकिन मेल का जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 1 मंथ तुम लोगों ने वो मेल चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड से हम लोग वाइडेस्ट एरिया कवरेज होगा ऐसा नहीं एजम्पशन ले सकते। ठीक है, तो मेल चाहे बाई पोस्ट, अब मेल का मतलब ये नहीं कि हमेशा ईमेल ही होगा, बाई पोस्ट भी अगर आया, अगर तुम लोग को इरेलीवेंट लगता है, खोल के पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर उसको आंसर कैसे दोगे? और फिर उसको मान लो पोस्ट करना है फिर से, तो हो सकता है नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए वाइडेस्ट एरिया कवरेज नहीं होगा, जबकि टेलीफोन वाले मेथड से हो जाता है। ठीक है, अच्छा 18th नंबर का देखो, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन। हाँ बोलो। मैथ में 17 का बी दिया हुआ है। मैट में 17 का बी दिया हुआ है। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। अच्छा देखते हैं, मैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्या था। नॉन रेस्पॉन्सिव मेल्ड मीन्स बाय पोस्ट, वेल ड्राफ्टेड, प्रॉपर्ली सीक्वेंस, प्रॉपर गाइडलाइन। ओवर फोन एंड क्विक, टेलीफोन से ही तो ज्यादा होना चाहिए। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया? अच्छा पर मैम अगर हम लोग ईमेल सोचें तो ऑब्वियसली ईमेल ज्यादा लोगों तक। हाँ, ज्यादा लोगों के पास, मतलब ये एरिया बोला है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वाइडेस्ट एरिया, मतलब जो सेंड कर रहा है उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वो विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। अगर हम लोग, हाँ देखो ये तो होगा नहीं, ये फिक्स्ड है। ये दोनों में मुझे भी लगा टेलीफोन इंटरव्यू होगा, लेकिन मैट में ये आंसर दिया हुआ है, तो ये ज्यादा करेक्ट इसीलिए है। सिर्फ मैट में है बोल के नहीं, मैट में भी कुछ कुछ आंसर गलत है, लेकिन ये ज्यादा इसीलिए सही है क्योंकि हमें बोल रहा है कि ज्यादा एरिया कवर कहाँ होगा, तो मेल करने से हम लोग ज्यादा एरिया को कर पाएंगे। यहाँ पर रेस्पॉन्स का नहीं बोला है। ठीक है, अगर रेस्पॉन्स के मामले में देखें तो टेलीफोन में ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, इसमें सबसे कम रेस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग सबसे ज्यादा एरिया, मतलब कितने लोगों के पास हमारा जो है जो भी हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भेज पाएंगे, तो फिर उसके बेसिस में तो हम लोग मेल करेंगे तो ही हम लोग सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आंसर बी ही सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। अगर रेस्पॉन्स का बात होता ना, सपोज अगर हमें बोला जाता कि रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स का बात होता तो फिर कवरेज नहीं, रेस्पॉन्स का बात होता तो फिर हम लोग टेलीफोन वाले में ही लेते मेल से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि टेलीफोन में फिर भी रेस्पॉन्स मिलेगा, जबकि मैंने बोला कि मेल का, जो मैंने एग्जांपल्स दिया ना वो रेस्पॉन्स के बेसिस पे ही दे दिया कि मेल का हम लोग रेस्पॉन्स करें या ना करें, बट टेलीफोन का क्या होता है, एक दो बार कोई फोन करेगा तो हम लोग उठा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये वाइडेस्ट एरिया जो कवर होगा वो मेल क्वेश्चनियर मेथड से ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ, ये हम लोग का ऑप्शन बी ही होना चाहिए। अच्छा 18th नंबर का देखो, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम इन, सबसे कम रेस्पॉन्स किसमें होने का चांसेस है? मेल्ड क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ दिस? बोलो। मेल क्वेश्चन। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस है। क्या पता कोई मेल हो सके साल भर ही उसने वो मेल को ऑपरेट नहीं किया, या फिर वो मेल को क्लिक ही नहीं किया जो उसको सेंड किया गया था। जबकि इंटरव्यू मेथड तो रेस्पॉन्सिव होता ही है। अब इंटरव्यू का अलग अलग पार्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेकिन इंटरव्यू मेथड फिर भी रेस्पॉन्सिव होता है एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। और ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो तो हमारा डेटा कलेक्ट करने का मेथड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, हाँ ये भी हम लोग का डेटा कलेक्ट करने का मेथड है, लेकिन इसमें गुड आफ्टरनून सुनील। गुड आफ्टरनून। देखो ये जो है यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो
ऑब्जर्वेशन मेथड भी है डेटा कलेक्ट करने का, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है। हम लोग को पूछा है नॉन रेस्पॉन्सिव किस में ज्यादा होगा, तो ऑब्जर्वेशन में रेस्पॉन्सिव ही होगा। जैसे अभी मेजरमेंट टिप से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट का, हम लोगों ने हाइट मेजर किया, तो इसमें नॉन रेस्पॉन्सिव होने का वैसे भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनियर सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, अच्छा अब 19th नंबर का देखो, मैंने 18th नंबर लिखा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 18th का ए मैंने लिख दिया। अच्छा अब हम लोग 19th नंबर वाला देखते हैं। 19th नंबर में बोल रहा है सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस पहले देख लो कहाँ लिखवाया था मैंने, और वहां से तुम लोग अगर लिखे हो, देखो लिखना तो चाहिए क्योंकि मैंने बता भी दिया था कि लिखना ही है। अगर नहीं लिखे हो तो बहुत गलत बात है। तो देखो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कहाँ से कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है, हम लोगों ने लिखा था। अब यहाँ से आंसर बताना है। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेस, प्राइवेट एंड प्राइमरी गवर्नमेंट सोर्सेस, कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, देखने में एक जैसा लगेगा, सबसे एक्यूरेट कौन सा है, मतलब जिसमें दोनों बात सही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहला सही है दूसरा कुछ अलग ही दे दिया है, दोनों बात सही है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पर नहीं लिखे हो ना, तो इसीलिए देखो इंटरनेशनल सोर्सेस होता है। इंटरनेशनल सोर्सेस यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आगे का भी देखना पड़ेगा ना। एक इंटरनेशनल सोर्सेस होता है, दूसरा गवर्नमेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस सिर्फ दिया हुआ है, तो इसको हम हटा देते। क्यों हटा देते, क्योंकि जब मेरे पास दोनों एडिशन में है तो मुझे ये वाला आंसर नहीं देना चाहिए। ये नहीं है कि ये गलत है, देखो हम लोग सबसे जो सही है वो वाला आंसर देंगे। तो ये वाला क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस के साथ इंटरनेशनल दोनों मिक्सड अप करके हमें दिया हुआ है। तो हम लोग का इंटरनेशनल भी होता है सेकेंडरी सोर्सेस और गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस ये सही लग रहा है, ये इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा बाकी दोनों का देखते हैं, बाकी दोनों होगा कि नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्राइवेट एंड प्राइमरी। प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी सोर्सेस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखो वही प्राइमरी सोर्सेस दिया हुआ है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 19th नंबर का सबसे सही यानी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हम लोग का ए होगा। 19th नंबर का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हम लोग का ए होना चाहिए। तो एक बार अगर ये क्यों हम बोल रहे थे तुम लोग को बार बार लिखने के लिए, बस इसी को एग्जाम में तुम लोग अभी मेहनत कर लोगे, एग्जाम में अगर इसी चीज को देख के जाओगे ना तो फिर तुम लोग को और कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन तो धीरे धीरे समझ के कर ही रहे हैं। देखो हम खुद लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते क्योंकि हम हर बार लिखते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी है। हम चाहे तो तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के। लेकिन हम इसीलिए लिखते हैं ताकि तुम लोग मेरे साथ लिखो, नहीं तो मेरा भी क्लास क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को भी लगेगा जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन हम इसीलिए लिखवाते क्योंकि मुझे पता है हम सिर्फ दे देंगे तो तुम लोग नहीं लिखोगे। ठीक है, और लिखने से याद रहता है और कुछ नहीं। एक बार ही तो लिखने बोल रहे, ज्यादा थोड़ी ना लिखने बोल रहे। देखो हम भी तो तुम लोग के साथ साथ ही लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि हम बोले जा रहे डिक्टेट कर रहे तुम लोगों को लिखने बोल रहे। हम भी लिख रहे हैं, तो कम से कम अगर लिखोगे ना तो इतना अच्छे से याद रहेगा एग्जाम टाइम में कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। चाहे तो इसका तुम लोग प्रिंट आउट निकाल लो, हम दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है, internal consistency of the data of the collected data can be checked। internal consistency कैसे चेक कर सकते हैं, अगर दो रिलेटेड डेटा होता है, जैसे मान लो कोई अपना एज बता रहा है, ठीक है, और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एज ये दोनों रिलेटेड चीज है। अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे बता रहा है, एज भी तो उसी बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक होता है, ठीक है, और उसका डिजिट्स। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने में हेल्प करता है जब दो रिलेटेड डेटा होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें बोल रहा है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन इंटरनल डेटा आर गिवन, एक्सटर्नल डेटा आर गिवन, टू और मोर सीरीज आर गिवन, ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। बोलो क्या आंसर होगा। इस पे मैंने लिखवाया है, अगर तुम लोग लिखे हो तो वो वाला लाइन पढ़ के देखो कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, 20 का ये देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी हम दिखाते हैं, मैंने जहां लिखा है हम दिखाते हैं। कहाँ चला गया,
तुम लोग आंसर दे सकते हो तब तक। ये देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, इसमें लैंग्वेज क्या है देखो, यही इसी के बेसिस पे आंसर देना। व्हेन टू और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आर गिवन चेक ईच अदर, अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा हमें दिया हुआ रहता है तो हम लोग जो चेक करते हैं उसे बोला जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक। अब मुझे बताओ कि 20th नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी में है, सी में है देखो टू और मोर सीरीज आर गिवन, इसमें है नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। ये ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सबसे अब बोलो सही सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है? अभी तो मैंने डेफिनेशन दिखाया तुम लोग को, बोलो। डी, ठीक है। टू और मोर सीरीज आर गिवन, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है? नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। इसमें अगर ये नंबर ऑफ की जगह टू और मोर रिलेटेड सीरीज आर गिवन तो भी उतना ही सही होता। रिलेटेड सीरीज, ये रिलेटेड बात जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड सीरीज होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए टू और मोर सीरीज सिर्फ उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्शन इस लैंग्वेज पे, ठीक है। तो 20th का डी होगा, इसीलिए ये एक एक लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। 20th का हम लोग का डी होगा। अच्छा, इसके बाद 21। अच्छा, इसमें क्या बोला है? द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, बोलो ये भी मैंने लिखवाया है, जो भी जरूरत है उतना ही लिखवाया है। यहाँ पर ही है, इस जगह पे, ये देखो इस पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से देख के एटलीस्ट बताओ क्या आंसर होगा। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय इंटरनल चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग, स्क्रूटिनी, बोथ ए एंड बी। कौन सा होगा? स्क्रूटिनी। हाँ, मतलब 21 का सी होगा। ये देखो चेकिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी। 21 का हम लोग का सी होगा। 22, अब देखो जो सेकंड क्लास था हम लोग का, उस पॉइंट पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये 22 से हम लोग लास्ट दिन जो क्लास किए थे उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंटेशन करने का मोड यानी मीडियम यानी कि वे क्या क्या है? टेक्सचुअल, टैब्यूलेशन, डायग्रामेटिक, टैब्यूलर, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्सचुअल, टैब्यूलर, इंटरनल, टैब्यूलर, टेक्सचुअल, इंटरनल। बोलो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, टेक्सचुअल, टैब्यूलर और मतलब टैब्यूलेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में, डायग्रामेटिक यानी कि डायग्राम फॉर्मेट में, जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, ये सब होता है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी 21 का हम लोग का 21 को 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। 22 का ए हो जाएगा। ये देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग कितने तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग का मोड ऑफ प्रेजेंटेशन था, ठीक है। टेक्सचुअल, टैब्यूलर या फिर टैब्यूलेशन, और टेबल का फॉर्मेट में हम लोगों ने कुछ नाम भी पढ़ रखा था। और ये देखो डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये देखो लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। अच्छा, फिर देखो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना, जैसे कि मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, और इस पे ऑप्शंस है, तो सोच के बताओ, ठीक है। ये थोड़ा सा सोच के बताना है कि बेस्ट मेथड क्या होता है? टेक्सचुअल, टैब्यूलर, डायग्रामेटिक, बी एंड सी। डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक, अच्छा टेक्सचुअल तो नहीं होगा, देखो टेक्सचुअल नहीं होगा, डायग्रामेटिक सही है कि नहीं हम बताते हैं। टेक्सचुअल मेथड जो है उसे बेस्ट मेथड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो मोनोटोनस होता है, उसे पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ रहता है तो उसे रीड करना पड़ता है, तो ये बेस्ट मेथड नहीं होता है। टैबुलर यानी टेबल फॉर्मेट में डिराइव करना, डायग्रामेटिक यानी कि जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब बेस्ट मेथड ऑफ, बेस्ट मतलब देखो बी एंड सी कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट का मतलब ओनली वन का बात होता है, ठीक है। बेस्ट कैसे आता है? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब किसी के कंपैरिजन में अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। तो इसमें ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डी में तो दो बात बता रहा है, दो बात पे कभी बेस्ट नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब बचा हमारा दो पॉइंट, एक है टैब्यूलर, एक है डायग्रामेटिक, ठीक है। तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो टेबल फॉर्मेट को बोला गया है, डायग्रामेटिक को नहीं बोला गया है। क्यों? इसका रीजन ये है कि डायग्रामेटिक मेथड का जब मैंने लिखवाया था तब तुम लोग देखना कि डायग्रामेटिक फॉर्म
में एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग कभी कभी स्मूथ कर्व बना देते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, जब इसमें क्या होता है छोटा मोटा जो डिटेल्स है वो छुप जाता है। ये देखो टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, क्योंकि हम लोग कभी कभी ड्रॉ करते हुए स्मूथ कर्व बना देते हैं जब हम लोग जहां पर जो है लाइन डायग्राम, जैसे कल ही देखो ना जब हम पढ़ा रहे थे तो वो तो मेरा स्केल नहीं था इसी वजह से ऐसे हो जा रहा था, लेकिन हम लोग एकदम एग्जैक्ट हर एक चीज को बना नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है कर्विक वे में, स्पेशली कर्विक वे में, जैसे मान लो ऐसे 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 करके, हाँ ट्रेंड पता चलता है ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी उसको ऐड करने के लिए हम लोग उसे स्मूथ कर्व, मतलब मान लो थोड़ा ऐसा होना चाहिए था बट हम लोगों ने थोड़ा ऐसा बना दिया, स्मूथ कर्व कर देते हैं अपने मतलब सुविधा के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो टेबल इसीलिए देखो, ये लाइन देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस जो है कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम अलग अलग करके लिखवाया है जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, तो बेस्ट मेथड इसका मतलब क्या होगा, टेबुलर मेथड होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे बेस्ट मेथड, मतलब जो हमें एकदम सही सही चीजों का डिटेल्स देगा, कुछ भी राउंड अप नहीं करके देगा। जैसे मैथ्स में हम लोग जैसे देखो 12.5 को हम लोग कभी कभी 13 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको जैसे कर्विक वे में स्मूथ कर्व बना लेते हैं, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट के आसानी के लिए इस के लिए हम लोगों ने इसे 13 बना लिया, ठीक है। तो यही होता है कर्व में, जैसे ड्राइंग में हम लोग उसको बोलते हैं स्मूथ कर्व करना, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं राउंड अप कर लिया हम लोगों के कैलकुलेशन के इजीनेस के लिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्मूथ कर्व ड्रॉ कर लिया। लेकिन जो टेबुलर मेथड है ना, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, हम लोग उसमें सिर्फ डेटा को देख के फिल अप करते हैं। तो बेस्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग टेबुलर मेथड को बोलेंगे, ठीक है। तो 23 का बी हो जाएगा। तो पॉइंट हम लोग का लिखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन करते करते वो सारे पॉइंट को देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टेबुलर। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखो, 23 का हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, बोल रहा है एट्रैक्टिव मेथड। तुम लोग ही बताओ कि एट्रैक्टिव कौन सा लगता है, टेबुलर, टेक्सचुअल या फिर डायग्रामेटिक? डायग्रामेटिक। हाँ डायग्रामेटिक, क्योंकि देखो अगर न्यूज़पेपर देख रहे हो, ठीक है, वहां पर मान लो बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं और मतलब एकदम इंस्टेंटली देख रहे हो, मतलब अचानक से देख रहे हो, 2 सेकंड जस्ट देखोगे तो तुम लोग देखना डायग्राम में ही तुम लोग का ध्यान ज्यादा जाएगा, ना तो टेबल फॉर्मेट में जाएगा, टेबल में चला जाएगा सेकंड, ठीक है, लेकिन डायग्राम देख के बोल सकते हो कि अच्छा ये जीडीपी का कुछ ऐसा दिखा रहा है। जैसे मान लो तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो हमारे स्टेट का या फिर हमारे देश का जीडीपी दिखा रहा है, फिर वहां पर तुम लोग डायग्राम बना हुआ है तो देख रहे हो, ठीक है। तो फिर डायग्राम में ही ज्यादा ध्यान जाता है इंसान का, तो ये अट्रैक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को। तो 24th का सी हो, ठीक है। इसीलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव है लेकिन बेस्ड टेबुलर है। तो 24th नंबर का हम लोग का सी हो गया। अब 25th नंबर देखते हैं। फॉर टेबुलेशन कैप्शन, टेबुलेशन जो मतलब टेबल फॉर्मेट होता है वहां पर कैप्शन किसे बोलते हैं। देखो मैंने ना ये पॉइंट्स ना तुम लोग को लिखवाया था, ये देखो कैप्शन किसे बोलते हैं। ये देखो यहाँ मैंने जब टेबल ड्रॉ किया था कहाँ चला जाता है, ये रहा, ठीक है मिल गया। ये देखो, ये देखो कैप्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो कैप्शन का मतलब था ये वाला पॉइंट, ठीक है। कैप्शन का मतलब था अपर पार्ट ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग कॉलम एंड सब कॉलम। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कैप्शन का मतलब क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द टेबल सिर्फ लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं देंगे, लोअर पार्ट ऑफ द टेबल तो होगा ही नहीं, मेन पार्ट ऑफ द टेबल भी नहीं होगा, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम एंड सब कॉलम। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ऐसे है, ऐसे करके लिखो कैप्शन, ऐसे लिख सकते हो कैप्शन मतलब ऐसे अपर कॉलम प्लस सब कॉलम, ठीक है। ऐसे करके अगर अपने आप शॉर्टकट में लिख लोगे तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। कैप्शन का मतलब कॉलम एंड सब कॉलम, हाँ अपर पार्ट, ऑब्वियसली अपर पार्ट का कॉलम और सब कॉलम, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले से हम पूछेंगे तुम लोग को, 25th नंबर का डी हो गया। नेक्स्ट वाले से हम पूछते हैं तुम लोग को, देखो 26 नंबर अपने कॉपी से देख के ही बताओ, मैंने जो लिखवा रखा है। स्टब का मतलब क्या होता है, स्टब ऑफ द टेबल, स्टब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो। बोलो स्टब क्या होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो, सही, ठीक है। ये देखो, ये देखो
26 का एक बार हम डी लिख देते, फिर हम दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये देखो स्टब का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, ये वाला था, ये वाला पोर्शन लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो, रो में जो लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। ये तो देखो याद रखना पड़ेगा नाम के साथ, ठीक है, कि हमें कौन सा पार्ट का नाम क्या दिया गया है। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, अगर पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल ले लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कैप्शन, स्टब, बॉडी, बॉक्स है। बोलो स्टब तो अभी भी पढ़ा कि सिर्फ लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, तो ये तो नहीं होगा। बॉडी मतलब जो डिटेल्स डिस्क्राइबिंग डेटास रहता है वो बॉडी होता है, ठीक है। कैप्शन और बॉक्स सेट, कैप्शन तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉलम प्लस सब कॉलम। लेकिन अगर एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल ले लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ये देखो बॉक्स सेट। हाँ ये देखो बॉक्स सेट। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन्स कॉलम, सब कॉलम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उस दिन क्या हुआ था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने यहाँ नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे यहाँ पर बताने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये वाला पॉइंट रहता है। यूनिट ऑफ ये देखो नीचे 28 नंबर में ही आ गया, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग बना सकते, जबकि मैट में था नहीं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी नहीं किया था। बाद में देखो यहाँ पर मुझे याद आया कि ये लिख लेना चाहिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब हम लोग पूरे अपर पार्ट ऑफ द टेबल को कंसिडर कर लेते हैं तब हम लोग उसे बोलेंगे बॉक्स हेड। 27th का सी। अच्छा 28th नंबर देखो, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज सोन इन। अभी अभी मैंने बताया इस बारे में। देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो टेबल में किसके अंडर आता है? बॉक्स हेड, बॉडी, कैप्शन, स्टब। बोलो बॉक्स हेड। बॉक्स सेट। अभी अभी तो हम लोगों ने देखा ना बॉक्स सेट कब बनता है। देखो सीधा सा बात इतना है कि अगर हम लोग कैप्शन देखते हैं तो कैप्शन का मतलब होता है कॉलम प्लस सब कॉलम, ठीक है। हाँ वो लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द टेबल तो है ही, अपर पार्ट ऑफ टेबल ये तो है ही। और जब हम लोग बॉक्स सेट देख रहे हैं, बॉक्स सेट में क्या, बॉक्स सेट का मतलब कैप्शन तो आएगा ही आएगा प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये मिला के यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये मिलाते हैं तो आता है बॉक्स सेट, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज सोन इन, अगर बॉक्स सेट में ही दिखाएंगे ना, अगर बॉक्स सेट में नहीं दिखाते तब तो वो बन जाता है कैप्शन, ठीक है। बॉडी और स्टब का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं, बॉडी स्टब तो आएगा ही नहीं। तो ये 28th नंबर का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 28 का 8 होगा। 29 इन टेबुलेशन सोर्सेस ऑफ द डेटा इफ एनी इज सोन इन। अगर हम लोग जहां से डेटा कलेक्ट किए उसका सोर्सेस का नाम लिखना चाहते तो कहाँ लिखते हैं? फुट नोट में, बॉडी में, स्टब में, कैप्शन में। बोलो फुटनोट। फुट नोट। हाँ फुट नोट ये भी हम लोगों ने लिखा था अलग से 29 का ए, ठीक है। ये देखो फुट नोट में नॉर्मली ये हम लोग वैसे भी यूज करते हैं, ये देखो फुट, ठीक है, ये टेबल का फुट है, फुट नोट में हम लोग यहाँ पर सोर्सेस ऑफ डेटा को लिखते हैं। ये शायद मैंने यहाँ पर ये देखो फुट नोट ऑफ टेबल। अच्छा 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, ठीक है। ये देखो अब कैसे लिखा है ये ध्यान रखना है। अनट्रू फॉर टेबुलेशन, टेबुलेशन के लिए कौन सा बात सही नहीं है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन। बोलो इसमें से कौन सा बात गलत लिखा हुआ? अनट्रू का मतलब तो वही हुआ गलत। अच्छा इसके लिए तुम लोगों को, हाँ बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही बात, ऑप्शन बी होगा। 30 का ऑप्शन बी, बताते हैं क्यों। देखो 30 का ऑप्शन बी लिख लेते हैं एक बार। 30 का ऑप्शन बी ये आंसर सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, जब भी हम लोग कोई एनालिसिस करते हैं डेटा का तो टेबुलेशन का जरूरत होता है। ये बात सही बोला है कि हाँ जब अगर हम लोग कोई स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करेंगे तो उसमें टेबुलेशन का जरूरत होता है। हम लोग टेबल फॉर्मेट या मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एज अ टेबल यूज कर सकते हैं। तो इस बात पे तो मुझे कोई भी अनट्रूनेस नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अनट्रू है, ये तो ट्रू ही है, ठीक है। इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी गलत लिखा हुआ है।
ऑप्शन बी को छोड़ के हम बाकी पढ़ के समझाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डेटा जब रहता है तो उसके लिए हमें जो है टेबल फॉर्मेट ही प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो कि छोटा छोटा जो है प्रॉफिट का चेंजेस दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा जब हम लोग यूज करते हैं ना, ये देखो यहाँ पर लिखा भी था मैंने टेबल मेथड पे, यूजफुल इन इजी कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंट, जैसे होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी, बहुत सारा पूरे साल भर का सेल लिख रहा है, पर डे बेसिस पे लिख रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड है डेटा, तो उसके लिए लैंग्वेज वगैरह सही नहीं है। और अगर कर्व डायरेक्ट बनाएंगे नहीं बनता है, क्योंकि कर्व जब भी कर्विक फॉर्म लेते हैं, मतलब किसी भी तरीके का ग्राफ, चार्ट, बार डायग्राम बनाते हैं, तो टेबल के बिना कभी डायग्राम बन ही नहीं सकता है। जैसे देखो कल हम लोग जब यहाँ पर डायग्राम ऐसे करके बना रहे थे, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन वगैरह, तो क्या एक टेबल में डेटा को कलेक्ट किए बिना हम लोग बना सकते थे कोई भी डायग्राम? नहीं बना सकते। तो डायग्राम बनाने के लिए टेबल में हमारे पास डेटा होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, अब वो डेटा कैसा भी हो, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये बात भी सही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, अगर किसी डेटा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, जो कि मैंने अभी अभी बताया, तो टैबुलेशन तो जरूरी है ही है, फिक्स्ड, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉल्स है, मतलब जो अनट्रू है, वो ऑप्शन बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन रोज तो सही है, नॉट कॉलम्स। ऐसा क्यों? टेबल में ऐसा थोड़ी है कि रो के साथ रो का ही कंपैरिजन होगा, रो के साथ कॉलम का नहीं होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग का ये पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि नॉट कॉलम्स लिखा है, ये बात गलत लिख दिया, इसी वजह से ये स्टेटमेंट अनट्रू है, ठीक है। तो ऐसा हमें छोटा छोटा पॉइंट दे देगा, हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये देखो इसके बाद भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, हम लोगों ने लिखा क्या था, ये देखो, यूजफुल इन इजी कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे भी कर सकते हैं, रो के साथ कॉलम, कॉलम के साथ रो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम कंपैरिजन होगा, कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम, ऐसा बात नहीं है। टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम, एक डायग्राम, कैसा भी डायग्राम बनाओ, जो भी हमें चाहिए, लाइन चार्ट बनाओ, बार डायग्राम बनाओ, उसके लिए हम लोगों को जो है टेबल का फॉर्मेट जरूरी होता है, ठीक है। तो 30 नंबर हो गया। 31, हिडन ट्रेंड अगर है, ठीक है, हिडन ट्रेंड अगर है किसी भी मतलब प्रेजेंटेशन में, क्या क्या, टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन, हम लोग इसे कैसे नोटिस कर सकते हैं, कौन से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से? टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक, ऑल ऑफ दिस। इसका भी मैंने पॉइंट लिखवाया है, बोलो। डायग्रामेटिक 31 का सी होगा, ये देखो 31 का सी होगा। ये देखो हम बताते हैं कहां पर मैंने तुम लोग को लिखवाया था, और एग्जाम्पल भी उसका दिया था, हिडन ट्रेंड, ठीक है। मैंने एक शेयर का दिखवाया था तुम लोग को, हिडन ट्रेंड जो है, लाइन डायग्राम, ये देखो, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, ठीक है। हिडन ट्रेंड मतलब ये देखो, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो मतलब चेंजेस होता है ना, कम बहुत ही कम फ्लक्चुएशंस जो है बहुत ही कम होता है, उसके लिए हिडन ट्रेंड जो होता है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अगर हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर। अब डायग्रामेटिक में लाइन डायग्राम से भी हो सकता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाना सबसे आसान होता है। फिर 32 में देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम्स, चार्ट, पिक्चर्स, ऑल ऑफ दिस। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? डायग्राम से बन सकता है, चार्ट से बन सकता है, पिक्चर से बन सकता है, ऑल ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा, बोलो? डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डी होगा, ठीक है। देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम तो है ही, और डायग्राम में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के मैथ के हिसाब से है, लेकिन ग्राफ, चार्ट, ठीक है, इसे चार्ट भी तो बोलते हैं ना, चार्ट, पिक्चर्स, तो ये पिक्चर्स भी है, ठीक है। तो इसका आंसर 32 का डी होगा, ठीक है, 32 का डी होगा। क्यों? हम फिर से बता दे रहे हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम ऑब्वियसली है। अब डायग्राम में क्या क्या आता है? ग्राफ, चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, इसे चार्ट भी तो बोलते हैं ना। ये देखो, ये तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे। ये देखो, ये देखो लाइन डायग्राम, तो इसे बार चार्ट, ये देखो चार्ट, पाई चार्ट, तो लैंग्वेज में चार्ट यूज हो रहा है ना, तो चार्ट्स, इसीलिए देखो चार्ट्स, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, तो ये भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ना। डायग्राम्स तो है ही है। पिक्चर्स, पिक्चर्स भी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। पिक्चर्स तो ये सारे पिक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये भी देखो एक पिक्चर है, ये जो हम लोगों ने बनाया, ये भी तो एक पिक्चर, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन डी हम लोग का आंसर है।
द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज, सबसे अच्छा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, अच्छा नहीं, एक्यूरेसी जिसमें सबसे ज्यादा आता है वो कौन सा है? डायग्राम, टेबुलेशन, टेक्सचुअल, नन ऑफ दिस। हमें एक्यूरेट लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी के बेसिस पे बताना है सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है। क्या लगता है तुम लोग को? टेबल। हाँ, टेबल, टेबुलेशन होगा, क्योंकि डायग्राम में हम लोगों ने अभी क्या बोला, स्मूथ कर्व बना देते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एक्यूरेट होता है, हो सकता है, लेकिन लिखते हुए हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए अगर हम लोग का बहुत ज्यादा लिखने का काम होता है। लेकिन टेबुलेशन में जो है डेटा को कलेक्ट करके मतलब उसको प्रेजेंटेशन करना आसान होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 33 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो टेबुलेशन एक्यूरेट होता है और बेस्ट मेथड भी माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 33 का बी। ठीक है, तो तुम लोग एक एक चीज का ध्यान रखो कि टेबुलेशन मेथड के लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं। एक तो एक्यूरेट यूज करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट अगर होगा तो वो टेबल होगा। दूसरा हो जाएगा अगर बेस्ट मेथड टेबुलेशन, एक्यूरेट मेथड टेबुलेशन। अगर कोई मेथड बेस्ट है तो वो एक्यूरेट जरूर होगा। ठीक है, एट्रैक्टिव डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखो कि कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने कौन सा वाला पढ़ लिया, 33। ठीक है, 34, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल्स इज नोन एज। ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि कब हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, कौन से चार्ट में, लाइन चार्ट में, रेशियो चार्ट में, मल्टीपल लाइन चार्ट में, कंपोनेंट लाइन चार्ट में। ये लिखवाया था मैंने और समझाया भी था। लॉग का यूज कब होता है, इतना हम बता सकते हैं जब व्हाइट, हाँ बोलो बोलो बोलो। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट नहीं, मुझे लग रहा है गलत हो जा रहा है। लाइन चार्ट देखो, एक पॉइंट याद दिलाते हैं, लॉगरिथम कब यूज करते थे, जब वाइड फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा हो रहा था। देखो हम दिखाते हैं, जहां लिखा है ना वहां दिखाते हैं। लॉग चार्ट ये रहा, ये देखो हम लोग जब ये देखो अगर हम लोग का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है डेटा का, जैसे देखो 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख, ऐसे करके प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन हुआ, तब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर बहुत ज्यादा यहाँ 0 से लेकर 10,000 तक का ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि कॉपी में आना ही इम्पॉसिबल है। तब हम लोग उसको लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉग में डेटा हमारा कंसाइज हो जाता है, फिर हम लोग उसको पुट करते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल कि कब कैसे यूज करते हैं, जब डेटा का वाइड फ्लक्चुएशन हो। लेकिन इसको बोला क्या जाता है, देखो फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम, ये देखो फॉर वाइड फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट। नाम क्या है, अगर हम लोग लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट। इसका मतलब हम लोग का आंसर लाइन चार्ट नहीं होगा। लाइन चार्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग लाइन यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन चार्ट का मतलब क्या होता है पता है, लाइन चार्ट का मतलब होता है जैसे कल हम लोग जो भी बना रहे थे ना, वो लाइन चार्ट है जिसमें हम लोगों का लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये देखो, ये लाइन चार्ट तो बन गया, लेकिन हमें क्वेश्चन, ये भी लाइन चार्ट है, ऑब्वियसली ये लाइन चार्ट है, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो चार्ट यूज किया जाता है लॉगरिथम को एज ए वेरिएबल यूज करने के लिए, उस चार्ट का नाम क्या है। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो रहा है दैट इज लाइन चार्ट, बट लॉग जब यूज करते हैं तो उस चार्ट का एक अलग नाम होता है, उसका नाम क्या है, रेशियो चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट, कंपोनेंट लाइन चार्ट, तो उसका नाम होता है ये देखो लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए फिर हम लोग का, बताओ। अगर मेरा बात क्लियर हुआ तो बोलो आंसर क्या होगा। नहीं समझ में आया, अगर लॉग का, रेशियो चार्ट। हाँ रेशियो चार्ट या फिर इसके साथ कौन सा नाम हो सकता है, लॉग चार्ट। ठीक है, रेशियो चार्ट और लॉग चार्ट ये नाम यूज हो सकता है, ये नहीं होगा। लाइन चार्ट तो मतलब जब लाइन ड्रॉ हो रहा है ऐसे ऐसे, ये लाइन चार्ट है। लेकिन अगर लॉग का यूज हो रहा है तो उस चार्ट को क्या बोलेंगे, लाइन चार्ट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब लाइन चार्ट में अलग अलग चार्ट होता है, जैसे कि रेशियो चार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे रेशियो चार्ट और लॉग चार्ट। 34 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी आंसर। अच्छा,
अब देखो मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, मल्टीपल लाइन चार्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे भी एक बना हुआ है, ऐसे भी एक बना हुआ है, मतलब एक जगह पे दो लाइन बन रखा है, लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट है। तो मल्टीपल लाइन चार्ट जब अप्लाई किया जाता है फॉर शोइंग मल्टीपल चार्ट्स टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर expressed in same unit, two or more related time series when variables are expressed in different unit, multiple variation in the time series। ठीक है, तो इसके लिए अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट दिन का एग्जाम्पल देखा तो देखो 35 नंबर के लिए कौन सा आंसर होगा, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, सेल है रुपीज में, प्रॉफिट है रुपीज में, हम लोगों ने एक ही ग्राफ में सेल और प्रॉफिट दोनों को दिखाया, पहले वो किया था, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किया था। अगर तुम लोग सोच रहे हो यहाँ तो 3 डेटा है, लेकिन ये मैंने बाद में दिखाया था, पहले ये 2 दिखाया था। तो ये 2 चीज जो हम लोगों ने दिखाया उसको हम लोगों ने क्या बोला कि सेम जो के लिए, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट। ये देखो फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे सेल को भी रुपीज में बोल रहे, प्रॉफिट को भी रुपीज में, यूनिट क्या होता है, रुपीज, किलो, ठीक है, इसके अलावा ग्राम, लीटर, ये सब यूनिट होता है, ठीक है, या फिर क्विंटल, आवर्स, ठीक है, ये सब यूनिट है। तो फॉर 2 और मोर सेम सीरीज, 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, मल्टीपल लाइन चार्ट यूज। और अगर 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट, अगर अलग अलग यूनिट होगा, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ये रुपीज है, तब हम लोग मल्टीपल एक्सेस चार्ट यूज करते हैं। जब हमारा यूनिट चेंज हो जाता है तो यहाँ पर एक एक्सेस हम लोग एडिशन करके इसी जगह पे उस चार्ट को बना सकते हैं। और जब हम लोग का सेम यूनिट रहता है तो एक से ज्यादा लाइन चार्ट बनेगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, मैंने एक बार याद दिला दिया, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर showing multiple charts, 2 or more related time series when variables are expressed in same unit, 2 or more related time series when variables are expressed in different unit, multiple variations in the time series। बोलो कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना, ये तो पढ़ के समझ में आ जाएगा। ये देखो 2 और मल्टीपल लाइन चार्ट का मतलब क्या, सेल्स को भी दिखा दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट को भी दिखा दिया, तो दोनों क्या है, सेम यूनिट है, सेल्स भी रुपीज में है, प्रॉफिट भी रुपीज में है। 2 और मोर रिलेटेड टाइम्स, 2 और मोर, अब ये 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का मतलब होता है कि जैसे कि 5 साल का या फिर 5 मंथ्स का या फिर 7 डेज का टाइम सीरीज, कुछ एक टाइम सीरीज के बेसिस पे बता रहे, डेज बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, सेम यूनिट के वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा जब हम लोग चार्ट बना लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। यही तो इसका देखो डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, मल्टीपल लाइन चार्ट। अच्छा 35 का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, 35 का ऑप्शन बी। 36, ठीक है, अब बताओ 36 नंबर का क्या होगा, मल्टीपल एक्सेस चार्ट। अभी मैंने बताया एक्सेस चार्ट कब बनता है, इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ए और बी, ए एंड बी, कौन सा होगा? मल्टीपल एक्सेस चार्ट कब यूज करते हैं, जब हम लोग का मान लो एक सेल्स का डेटा दिया हुआ है, उसके लिए ये एक्सिस बना है, और एक मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, जो मैंने लास्ट दिन भी एग्जांपल दिया था। तो अगर ये हम रुपीज में दिखा रहे, ये मेरा टाइम बता रहा है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर 3 इयर्स, सेल्स फॉर 3 इयर्स, लेकिन ये तो नंबर में है। तो अगर मेरा यूनिट चेंज हो गया तो हम मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिखवाया हुआ है, तो ये पढ़ के देखो तुम लोग डेफिनेशन को एक बार। फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट, अगर 2 या 2 से ज्यादा सीरीज ऑफ डेटा है और जिस डेटा का डिस्टिंक्ट मतलब यूनिट्स अलग अलग है, तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनता है। अब हमारा 36 का बोल रहा है मल्टीपल एक्सेस चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ए और बी, ए एंड बी। बोलो कौन सा आंसर होगा? बी। बी, द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, ये तो सही है, बी होगा। या इसके साथ हम लोग ए को भी बोल सकते हैं। ये बताओ क्या ए गलत है? देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, अगर एक से ज्यादा टाइम सीरीज डेटा है और उसे हम लोग और उसमें डिस्टिंक्ट यूनिट है, तो हम लोग उसको मल्टीपल एक्सेस चार्ट में यूज कर सकते हैं। ये देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा फॉर 2 और मोर सीरीज
ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट, यानी सीरीज भी 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, यूनिट भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डी का ऑप्शन है ए एंड बी, तो मुझे ये भी देख लेना चाहिए ए एंड बी होगा, ए और बी होगा। देखो ये होगा या फिर ये होगा, तो क्या मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनेगा? नहीं, मेरे पास मोर देन वन सीरीज होना चाहिए। दूसरा बात है कि 2 अलग अलग यूनिट का सीरीज ऑफ डेटा होना चाहिए, ठीक है। एक मेरे पास सेल्स का डेटा जिसका यूनिट रुपीज है, एक मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा जिसका यूनिट नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास मोर देन वन सीरीज ऑफ डेटा चाहिए, एज वेल एज मुझे डिफरेंट यूनिट्स का डेटा चाहिए, तब जाके मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट बनता है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ चाहिए, तो ये एंड होगा। तो इसीलिए सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा? क्या सिर्फ ए हमारा आंसर होगा, या सिर्फ बी होगा, या फिर ए और बी होगा, या ए एंड बी होगा? अब मुझे बताओ, अगर मैंने जो बोला अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो मुझे बोलो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बी सही है, लेकिन डी में ए एंड बी भी दिया है, सी में ए और बी भी दिया है, तो एकदम परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? अभी तो मैंने बताया दोनों चीज तो एक साथ होना चाहिए ना। अगर मुझे दोनों डेफिनेशंस का 2 पार्ट को अलग अलग करके ऑप्शंस में दे दिया है, ये दोनों मिलके तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये देखो, अगर ये दोनों मिला के मैंने डेफिनेशन लिखा है और मुझे सही आंसर चाहिए, तो मतलब एक्यूरेट आंसर कौन सा है बोलो? सी डी। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों आंसर हम लोगों का सही है। देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अगर मान लो यहाँ पर ए एंड बी या ए और बी नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग ऑप्शन बी में ही टिक करते, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। इसमें लैंग्वेज जो है, यूनिट अलग होगा तभी मल्टीपल एक्सेस चार्ट बनेगा। और मल्टीपल एक्सेस चार्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि हमारा सीरीज ऑफ डेटा मोर देन वन तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ए एंड बी भी दिया है और ए और बी भी दिया है, तो बोलो सी या डी में से एक आंसर होगा, कौन सा होना चाहिए बताओ? ए एंड बी। ए एंड बी करेक्ट। अगर ए और बी कर दे तो मतलब या तो 2 सीरीज, मोर देन 2 सीरीज ऑफ डेटा, या फिर मतलब अलग अलग यूनिट का डेटा, तो कभी भी मल्टीपल एक्सेस चार्ट नहीं बनेगा। डी होना चाहिए, ठीक है, डी। तो हम लोग को ना देखना पड़ेगा किस तरीके से हमें दिया हुआ है कि ए एंड बी, ए और बी दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से हमें देखना। फिर देखो 37 नंबर में बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ए और सी, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन जो बार डायग्राम सीखा था उसके बेसिस पे हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो 37 का हमें ये देखो, ये मैंने ना लिखवाया नहीं है, हम यहाँ से दिखाते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम वही एक ही था शायद, देखते हैं। ये भी बार डायग्राम है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोला है? देखो एक सेकंड, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ये वेरिंग ओवर स्पेस होता है, रुको कहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैंने लिखवाया नहीं है, देखते हैं। ठीक है, ये लिखवा देंगे तभी करवाएंगे। एक मिनट हम देख लेते हैं हम लोगों ने जहां तक अभी किया, क्या उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन का क्वेश्चन आ जाता है उसमें एडिशन होके, तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे आधा घंटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। 37, 38, 39, 40, हाँ ये भी हम लोग का पाई चार्ट तक तो हम लोग का सेम ही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फिर अलग आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, वो वाला पॉइंट मैंने क्योंकि नहीं लिखवाया, वो हम लिखवा देंगे तभी पूछेंगे तुम लोगों से, मतलब 37 वाला समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 37, 38 को एक बार रखते हैं, उसको हम समझाएंगे, क्योंकि वो एक होता है वेरिंग ओवर टाइम, एक होता है वेरिंग ओवर स्पेस, उसको समझाएंगे तब बता देते हैं। ये हम लोग बता सकते हैं 39, 40, 41, 42 बोल रहा है डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर। डिवाइडेड बार चार्ट जो है वो किस बात के लिए कंसिडर किया जाता है? देखो डिवाइडेड बार चार्ट का मतलब आई थिंक यहाँ पर है, ये देखो
बार डायग्राम, ये देखो ये वाला, ये है डिवाइडेड मल्टीपल कंपोनेंट वाला, ये देखो सब डिवाइडेड, ये देखो ये है, इसके पास ये है डिवाइडेड बार डायग्राम, इसे बोला जाता है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। तो मुझे बोलो सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा लग रहा है? ठीक है, 39 का। डिवाइडेड बार चार्ट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से बताते हैं। ये देखो, ये मैंने बोला था कि 2012 में राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ है और व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो दोनों हम लोगों ने एक ही साथ सब डिवाइडेड करके दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका फीचर्स भी बता दिया है। फॉर कंपेरेबल सीरीज, जब हमें कंपेयर करना है, मल्टीपल बार डायग्राम कैन बी यूज्ड। ये मल्टीपल देखो, एक से ज्यादा बार डायग्राम है। और फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये हम लोग का सब, अच्छा ये सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम है, ये है मल्टीपल बार डायग्राम, ये है सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। क्वेश्चन किस बात पे था? डिवाइडेड बार चार्ट, मतलब वही डायग्राम, ठीक है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर, बार चार्ट जो है डिवाइडेड बार चार्ट, उसे हम लोग किस बात के लिए कंसिडर करते हैं? ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी कहाँ कहाँ से आता है, कितना कितना परसेंट, उसके लिए हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल, ठीक है। टेबल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसमें भी रिलेशन बताता है। तो क्या दोनों पॉइंट सही है? अगर दोनों पॉइंट सही है तो ए एंड बी होगा, या अगर कोई भी एक पॉइंट सही है तो ए या बी आंसर होगा। ए और बी कोई भी एक, मतलब दोनों बात अगर एक ही चीज को बता रहे हैं तभी ना ए और बी होगा। सोच के देखो, इसका मतलब सेम है, तभी ना ए और बी होगा। तो मुझे बोलो कौन सा आंसर सही लग रहा है? 39 का कौन सा आंसर तुम लोगों को परफेक्ट लग रहा है? डी। डी, ए एंड बी सही। देखो, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल्स। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या वेरिएबल्स था? रुपीज में, परसेंटेज में, कि जीडीपी का परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इसको रुपीज में भी दे सकता है, रुपीज में देगा, फिर हम लोग उसे परसेंटेज में ट्रांसफर कर सकते हैं टोटल के बेसिस पे। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या है कि कितना जीडीपी है, उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का 39 का आंसर डी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, अच्छा इधर ही मुझे लिखना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 39 लिख लेते हैं। 36 के बाद ये हम गैप रख रहे हैं, ये हम बताएंगे 37, 38, 39 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 40 का देखो, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर्ड, अभी अभी पढ़ा था। अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा रिलेटेड सीरीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या बनाएंगे? मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप बार चार्ट, ए और बी, ए एंड बी। ये देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये देखो कंपेरेबल सीरीज, मल्टीपल बार डायग्राम या बार चार्ट, बोलो कौन सा आंसर होगा फिर 40 का? ग्रुप भी बोलते हैं इसे, मल्टीपल। ये देखो, इसमें मैंने लिखवाया नहीं है, इसका और एक नाम भी होता है, मल्टीपल बार डायग्राम कैन बी यूज, मल्टीपल और यहाँ पर, और ग्रुप, इसे ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप बार डायग्राम। ये जो है ना मल्टीपल बार डायग्राम, ये वाला, इसे ग्रुप बार डायग्राम भी बोलते हैं। अब बोलो आंसर क्या होना चाहिए? ए बी दोनों होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ ए सी एंड बी, बोल, ए और बी होगा, लेकिन मुझे ए एंड बी देना चाहिए या ए और बी देना चाहिए, ये सोच के बताओ। ए एंड बी। नहीं, ये तो दोनों एक ही नाम है ना। ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो नाम कैसे लिखा मैंने, ये मैंने लिखा कि और, क्योंकि इसका नाम है, इसे मल्टीपल बार डायग्राम भी बोलते हैं, ग्रुप बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो फिर मेरा लैंग्वेज क्या होना चाहिए? ए और बी या ए एंड बी, क्योंकि ये एक ही चीज का दो नाम है। ए और बी। ए और बी, तब मुझे ए और बी आंसर देना है। अगर हम ए एंड बी दे देंगे तो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि वो एक ही चीज का दो नाम है। तो इसीलिए यहाँ पर ये छोटा छोटा चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक ही चीज का दो नाम है, मल्टीपल बार चार्ट जो है, ग्रुप बार चार्ट भी वही है। तो इसीलिए ए एंड बी नहीं, ए और बी, ठीक है।
41 पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। पाई मतलब जो ऐसे सर्कल होता है, फिर उसमें हम लोग जैसे केक काटते हो तुम लोग उस तरीके से पाई, ठीक है, ये पाई बन रहा है। तो पाई डायग्राम कब यूज किया जाता है, ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटेटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, बी और सी। 41 का कौन सा आंसर होगा? देखो हम पाई डायग्राम के बारे में एक बार बता देते हैं अगर याद नहीं है तो। 41, ये देखो पाई का मतलब हो जाता है यहाँ पर यहाँ पर आना। ये देखो पाई का मतलब हो जाता है हम लोग का ये सर्कल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया, चलो अभी दिखा देते हैं। लास्ट थिंग, ये ऐसा एक ड्रॉ रहेगा पाई चार्ट पे, ठीक है। अच्छा, और इस ड्रॉ में हम लोग का पाई पाई बना हुआ रहेगा। पाई का मतलब होता है ये जो एक एक पीस निकल के आ रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये पॉइंट से तो ये सर्कल बन गया, ये जो एक पीस है इसे हम लोग बोलते हैं पाई, ठीक है। सर्कुलर केक बेसिकली, ठीक है, सर्कुलर, क्योंकि केक तो सर्कुलर भी होता है, आजकल बहुत सारे तरीके का होता है। बेसिकली सर्कुलर केक जो है उसे हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे सर्कल का होता है 360 डिग्री, अगर डिग्री में देखें। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि पाई चार्ट जो है, सॉरी बार डायग्राम बोल रहे हैं, पाई चार्ट जो है उसे हम लोग सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए कलेक्ट करते हैं, और वो होल प्रेजेंटेशन देता है। होल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ये देखो, इसका अगर तुम लोगों ने लास्ट दिन जो एग्जाम्पल मैंने मैथ से दिखाया था उसको अगर ध्यान से देखोगे, वहां पर जीडीपी वाला ही एग्जाम्पल था, और ये पाई चार्ट के लिए यूज किया था उन्होंने। ये देखो जीडीपी कहाँ कहाँ से आया है उसका अलग अलग डेटा दिया हुआ था, फिर उसको हम लोगों ने पर डिग्री में ट्रांसफर किया था। ये देखो ये रहा, ये देखो रेवेन्यू दिया हुआ था कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और मिसलेनियस, ये सब मिला के 2000 यहाँ पर दिया था 2012-15। ये ऊपर वाले डायग्राम के लिए यहाँ पर बोला था कि ये मिलियंस में रेवेन्यूज जो है हुआ है। तो मिलियंस में रेवेन्यूज का टोटल निकाल लिया हम लोगों ने 540। अब इसको अगर हमें सर्कल में प्रेजेंटेशन करना है, इस होल डेटा को हमें सर्कल में प्रेजेंटेशन करना है, तो हमें उसको डिग्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और डिग्री 360 डिग्री होता है, इसका मतलब 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 540। अब हमें अगर इंडिविजुअली भी डिफाइन करना है तो कस्टम 80 मिलियंस, ठीक है, 80 मिलियन रुपीज, तो हम लोग इसको ऐसे यूनिटरी मेथड में बना सकते हैं। 540 मिलियंस का मतलब अगर 360 डिग्री है, क्योंकि टोटल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल, एंड सर्कल का जो भी रेडियस होता है, टोटल एंगल होता है रेडियस का, वो 360 डिग्री होता है। ये पूरा का पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का है। अब इसमें कस्टम कितना डिग्री होगा? अगर 540 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो 1 जो है 360 डिवाइडेड बाय 540 को प्रेजेंट करेगा, तो 80 कितने को प्रेजेंट करेगा? ये वाला चीज मैंने तुम लोग को लास्ट दिन भी एक बार बताया। तो 80 जो है वो प्रेजेंट करेगा, ये देखो 80 बाई 540, 80 बाई 540 इंटू 360 डिग्री, 53 डिग्री अप्रोक्सीमेशन शायद पॉइंट में आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो तो 53 डिग्री को बताया जाएगा। अब इस तरीके से सारे डिग्रीज को कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, और डिग्रीज को सर्कल में जो है यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। ये देखो डिग्रीज को सर्कल में पुट कर दिया जाएगा, और अलग अलग जो है साइन से उसे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा, जैसे एक्साइज के लिए ऐसे डॉट यूज किया गया, आईटी के लिए ऐसे छोटा छोटा डॉट, कस्टम में ऐसे 0 0 यूज किया गया है। तो ये हो गया हम लोगों का पाई चार्ट का डेफिनेशन कि कैसे होगा। तो ये देखो समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट, जो कि हम लोगों ने 540 निकाला, सेगमेंट करना है आर इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब हमें क्या करना है, एक एक सेगमेंट का वैल्यू निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे, सेगमेंट वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। एक बार मैंने पाई चार्ट के बारे में दोबारा बता दिया, अब देखो इसका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए। ये देखो पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर comparing different components and their relation to the total, representing qualitative data in circle, representing quantitative data in a circle, B और C। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा सही लग रहा है 41 का? ए। बोलो ए, सही बोला, ए होना चाहिए, ठीक है। देखो
क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा को सर्कल में प्रेजेंट करते हैं। देखो अगर हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव को करते हैं क्वालिटेटिव को नहीं करते हैं तो बात गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है दोनों डेटा को प्रेजेंट कर सकता है। हाँ, क्वालिटेटिव को डायरेक्टली नहीं कर पाएगा बट क्वांटिटेटिव में कर देगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन डेटा के लिए तो स्टैटिस्टिक्स यूज होता ही है डेटा का प्रेजेंटेशन के लिए। अब उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट जो है, डायग्रामेटिक फॉर्मेट, ये तो होगा ही। ठीक है, उसमें पाई डायग्राम का हमें पूछा है स्पेसिफिकली, तो वो क्या होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। ठीक है, तो 41 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। 41 का आंसर ए हो गया। ठीक है, इसके बाद जो 42 नंबर से आ रहा है ये सब हम लोग का ये पॉइंट अभी तक मैंने नहीं करवाया। ठीक है, जो आज करवाएंगे हम बोल रहे थे 42, 43। ठीक है, यहाँ पर कुछ शायद हमें पिछले क्लास का भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोगों का 60 तक बाकी है। ठीक है, ये हम लोग जो है मतलब इसका जो एमसीक्यूज है ये हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के बाद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जगह रख देते हैं, 37, 38 भी बता देंगे और उसके बाद जितना बाकी है वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद का। ठीक है, पाई चार्ट तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंसिडेंट कितने बार ऑकर्ड हो रहा है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंट वही से फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अभी जो मैंने बात करा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स number of times a particular observation is repeated। अभी मैंने वही बोला कि एक चीज कितना बार रिपीट हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी बताता है। दिस अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स में भी अप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग एट्रीब्यूट्स का भी कर सकते हैं एज वेल एज वेरिएबल्स का भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों ही हो जाए। ठीक है, इट इज शोन इन टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, इसे हम लोग हमेशा टेबल फॉर्मेट में ही बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स्ड हो गया कि टेबुलर प्रेजेंटेशन ही ये जो है डिफाइन कर पाता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म विद क्लास इंटरवल्स। और उस टेबल में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल के बारे में लिखा हुआ रहेगा और ऑब्जर्वेशंस इन वन कॉलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन द अदर। मतलब समझा रहे, देखो देखो सबसे पहला बात है कि टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम और रो। ठीक है, ये दोनों का मिक्सड अप करके जो हमें मिलता है दैट इज टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग जैसे लिखते हैं कि मार्क, एक एग्जांपल से इस बात को समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है सपोज 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10। ठीक है, और एग्जाम के बाद नंबर जो मिला है स्टूडेंटों को वो कुछ ऐसा मिला है 12, एक जन को 10, एक जन को 12, एक जन को 18, 8, फिर 19, फिर 19, फिर 14, फिर 10,
फिर 9, देखते 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हो गया। अब क्या करना है, ये क्या होता है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने टेस्ट लिया, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व करके देखा कि 10 स्टूडेंट में से किसको कितना नंबर मिला है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग टेबुलर फॉर्मेट यानी टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो यहाँ पर हम एक से मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, मार्क्स को, ठीक है। ये मार्क्स जो है ये क्या है, वेरिएबल्स है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल्स है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि क्लास इंटरवल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंडिंग पॉइंट रहेगा, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तब हम लोग क्लास इंटरवल यूज कर सकते हैं। इस यहाँ पर ये जो है एक्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे, और एफ जो है, एफ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले लिख के दिखाते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने एक्स और एफ दो डेटा लिया है, तो देखो 12 मिला है, 12 फिर 10, ठीक है, फिर 12 है, 12 दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 18 है, लिख देते हैं, 8 है, लिख दिया, 19, अच्छा ये जगह ही नहीं हो रहा है, ठीक है, छोटा छोटा करके लिखते हैं, 12 10 फिर 18 फिर 8 19 14 19 14 और 10 तो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9, ठीक है, 9 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 12 कितना बार हुआ है, तो कितने जन को मिला है, 2 जन को, तो फ्रीक्वेंसी में 2 लिखेंगे। 10 कितने जन को मिला है, 2 जन को, तो 10 में भी हम 2 लिखेंगे। 18 कितने जन को मिला है, एक ही जन को मिला है। 8 कितने जन को मिला है, एक ही जन को मिला है। 19 कितने लोगों को मिला है, मतलब कितने स्टूडेंट को मिला है, 2 स्टूडेंट को मिला है। 14 एक स्टूडेंट को मिला है, और 9 भी एक स्टूडेंट को मिला है। तो टोटल करो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 स्टूडेंट हो गया, ठीक है। मेरा जगह नहीं इसलिए मैंने इधर ऐसा लगा दिया, 10 स्टूडेंट हो गया। अब डेफिनेशन पढ़ो, ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या टेबल ऐसे खाली रहता है, नहीं, टेबल में ये ऐसे ऐड करना पड़ेगा, मतलब तुम लोग स्केल से ऐसे बना लेना, ठीक है। टेबल ऐसे बनेगा ना, मैंने तो जस्ट जो है हेडिंग लिख के कर दिया, टेबल ऐसे बनता है, ठीक है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के यहाँ पर मैच करो। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ऑब्जर्वेशन किस चीज का था, स्टूडेंट्स लोगों को क्या मार्क्स मिला उसका ऑब्जर्वेशन था। अब ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ, जैसे 12 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 10 जो है ये भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। 12 जो है वो एक ही बार रिपीट हुआ, 18 जो है ये भी एक ही बार रिपीट हुआ, 8 भी एक बार रिपीट हुआ, 19 2 बार रिपीट हुआ, 14 एक बार, इस तरीके से, ठीक है। तो कितने बार कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये तो वेरिएबल्स था, ठीक है, ये वेरिएबल्स था स्टूडेंट्स का मार्क्स, और ये था हम लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज सोन इन टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने दिखाया, विथ क्लास इंटरवल और ऑब्जर्वेशन इन वन कॉलम। यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस को दिखाया, ठीक है। क्लास इंटरवल वाला भी बताते कब होगा, क्लास इंटरवल रहेगा एक कॉलम में, या फिर ऑब्जर्वेशन रहेगा एक कॉलम में, और फ्रीक्वेंसी इन द अनदर कॉलम, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। तो ये अगर टेबुलर फॉर्मेट तो रो और कॉलम का मिक्सअप होता है, अगर हम इसको टेबल फॉर्मेट में बना देते हैं, देखो हम बना देते हैं टेबल फॉर्मेट इसका, ये देखो, तो इसमें कॉलम रो कितने सारे हैं वो भी हम बता देंगे, ये नीचे ऐसे ऐड हो जाएगा। ये देखो ये एक एक रो हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन कर लिया मैंने। देखो यहाँ पर 2 कॉलम, अगर इस टेबल का कॉलम पूछो कितने सारे हैं, एक और ये 2, ठीक है, और रो कितने सारे हैं, तो क्या आंसर देंगे, एक। ये देखो इसको इंक्लूड अगर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रोज है, ठीक है। और ये मैंने कॉलम में ही कंसिडर किया, तो 7 रोज हो गए, तो इस तरीके से। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा अब ये तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर एक्चुअली ये वेरिएबल से लिखा है, क्लास इंटरवल नहीं लिखा है, लेकिन एक कॉलम में हम लोग वेरिएबल्स लिख सकते हैं, दूसरे में
फ्रीक्वेंसी, और मैंने लिखवाया है डेफिनेशन में वेरिएबल्स और क्लास इंटरवल लिख सकते हैं। तो क्लास इंटरवल कब लिखते हैं, वेरिएबल्स कब लिखते हैं, जब हम लोग का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट को कितना मिला है आउट ऑफ 20, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी को मिला है 8, किसी को 10, फिर किसी को 10, फिर 12, 14, ऐसे करके टोटल 100 स्टूडेंट्स का हम लोग डेटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का टेबल का जो नेम होगा वो होगा क्लास इंटरवल, और दूसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ही रहेगा कि 10, ये देखो जैसे हम लिखेंगे 8, 10, अब ये 8, 10 ऐसे करके लिखेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट डॉट दिया है, मतलब ऐसे बहुत सारे एटलीस्ट 100 लोगों के जब तक नहीं लिखते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें रेंज लिख लेंगे, जैसे 0 to 9, 9 to, ऐसे लिखते 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ठीक है, 30 to 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो ऐसे होने से हमें कम लिखना पड़ेगा। जब हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल जब हम लोग का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है तो हम लोग कॉलम में ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ लिखने के वजह, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तो कम होता है तब लिख सकते हैं इंडिविजुअली, आइसोलेटेड वैल्यू को लिखने के वजह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेंज के हिसाब से वैल्यूज को लिख लेते हैं। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब इसे बोला जाता है क्लास इंटरवल। 0 से 9 जिनको भी मिला है, जितना बार मिला है उसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे देखो इसको देख के हम यहाँ पर ये एटलीस्ट ये जो लिखा है उसके बेसिस पे बता सकते हैं। तो 0 से 9 मिला है एक जन को, यहाँ पर सिर्फ एक जन को, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर जो भी डेटा है उसके हिसाब से 4 जन, ऐसे करके मुझे फिलअप करना पड़ेगा तो जल्दी होगा। अगर हम लोग जो है इसको इंडिविजुअली लिखेंगे एज अ वेरिएबल्स, आइसोलेटेड वैल्यूज, तो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए फॉलो क्लास इंटरवल, और अगर लिमिटेड डेटा है तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ frequency distribution। तो दो टाइप का होता है, देखो मेनली दो टाइप का होता है। एक है अनग्रुप और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब हम लोग इसको समझते हैं, देखो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, यहां से ही देखते हैं। ये रहा, ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ही यहाँ से ही बता देते हैं। 13.5 ए रिव्यू ऑफ द फर्स्ट 30 पेजेस ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स बुक्स, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स बुक है उसमें 30 पेजेस है, उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देख रहे हैं कहीं कुछ गलत है क्या। रिवील्स द फॉलोइंग प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नहीं उसका चेक करें। तो पहले 30 पेजेस को जब हम लोगों ने लगातार चेक किया तो हम लोगों ने देखा पहले पेजेस पे 0 गलती, फिर 1, फिर 3, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम लोग का मिस्टेक्स हुआ है। अब हमें बोला है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो हुआ है उसको लेके हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, मेनली दो कॉलम बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी का बनेगा, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी का बनेगा, एक वेरिएबल्स का बनेगा। अब वेरिएबल्स बनाए कि जो है हम लोग क्लास इंटरवल बनाए, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि डेटा कितना है। तो डेटा कुछ खास नहीं है, देखो 0 से स्टार्ट है, 1 है और क्या है, मैक्सिमम मुझे देख रहा है कि यहाँ पर 6 तक है। तो तुम लोग चाहो तो 0 से 6 लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आइसोलेटेड वैल्यूज लिख लिया। अब देखो कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 0 टाइम्स मिस्टेक हुआ है, ऐसा कितना बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, ये हो गया 5। एक बार मिस्टेक हुआ है 1 2 3
4 5, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स मिस्टेक हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम्स। अच्छा 3 टाइम्स मिस्टेक, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3, मैम 3 टा 6 टाइम्स হবে। अच्छा 3 टा 6 टाइम्स हो गया, अच्छा है कनेक्ट 5, ये गलत हो गया, अच्छा 3, अच्छा 3 6 टाइम्स होगा, मैंने लिख लिया। अच्छा 4 जो है 3 टाइम्स, ये भी कर लिया। 5 जो है, यहाँ पर मैंने गलती से 5 को क्रॉस लगा दिया, 4 ও 4 টাইমস হবে। 4 4 টাইम्স होगा, अच्छा সেকেন্ড রোতে ফার্স্টটা। अच्छा ओ এখানে একটা मैंने बात चले वैसे, हाँ। और 5 का देखो ये मैंने कट कर दिया था गलती से, 1 2, बस 2 ही बार, और 6 1 2, ठीक है। अब देख लेते हैं सही हुआ है कि नहीं, देखो नहीं होगा, ये रहा, कैसे दिखाएं, हाँ चलो ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हटा दे, ये देखो 0 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी में देखो 5 5 6 6 5 5 6 6 4 2 2 4 2 2, ठीक है। अब ये क्या है, ये टैली मार्क्स है। अब ये क्या होता है, ये भी आसान है, देखो ये भी दिखा देते हैं। टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स का मतलब होता है कि एक ऐसा साइन, एक सेकेंड, हाँ, जिसको हम लोग मतलब टैली मार्क्स बोलते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, एक एक स्ट्रोक लगाएंगे, इसे स्ट्रोक भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मुझे 2 लिखना है तो ऐसे लगाएंगे, मुझे 3 लिखना है तो ऐसा 3 स्ट्रोक, अगर मुझे 4 लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। अगर मुझे 5 लिखना है तो इसके आगे ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और ये ऐसे क्रॉस करना है 5। फिर अगर मुझे 6 लिखना है तो इसके आगे 1, 7 लिखना है तो 1, फिर 8 9, ठीक है, ऐसे मतलब 4 स्ट्रेट लाइन होता है और 5 के लिए ऐसा होता है। ये इसीलिए किया जाता है, देखो लगातार ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बेटर नहीं होता है क्योंकि उसमें हमें काउंट करने में दिक्कत होता है। अगर हम ऐसे 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 लगाएंगे तो वो देखने से आंख में ना ये समझ में नहीं आता कि कितना काउंट किए। तो क्या रूल्स लाया गया कि 4 लाइन लगाने के बाद एक ऐसे लगाओ 5 के लिए, फिर 4 लाइन लगाने के बाद एक ऐसे लगाओ 5 के लिए। इससे क्या होगा, हमें देखने में काउंट करने में आसानी होगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है इसे हम लोग बोलते हैं टैली मार्क्स। जैसे ये 5 है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 है तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 आगे, मतलब ये कंप्लीट हो गया 5 तक। इसके आगे फिर से करना है तो 6 ऐसे लगेगा, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 4 1 2 3 4 2, यानी 2 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक या टैली मार्क, ठीक है, स्ट्रोक या टैली मार्क। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने तुम लोग को जो बताया ये हुआ अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे ही क्यों अनग्रुप्ड बोलेंगे, ग्रुप क्यों नहीं बोलेंगे। ग्रुप का मतलब जब क्लास इंटरवल का यूज करते हैं, ग्रुप हो गया ना, ये देखो 0 से लेके 9 ये ग्रुप हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने तुम लोग को जो एग्जांपल दिया ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया। अब एग्जांपल का तुम लोग पेज नंबर याद रखो, ठीक है, जब कभी भी देखोगे तो पेज नंबर लिख लो। मैट के हिसाब से 13.16 है मेरे यहाँ पर, तुम लोग का शायद मैट में अलग नंबर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर तुम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो वो प्रिंट मिस्टेक वाला यानी 13.16 मेरे यहाँ के हिसाब से ये वाला देखोगे तो तुम लोग को याद आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हम लोग का हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। और अगर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसका भी हम एग्जांपल दिखाते। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, ये देखो जब हम लोग का मतलब बहुत ज्यादा डेटा है तब हम लोग उसे ग्रुप में दिखाएंगे। और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम देखो, क्योंकि मिनिमम से ग्रुप स्टार्ट होगा मैक्सिमम में खत्म होगा। तो मिनिमम डेटा यहाँ 757 मिनिमम क्या है, मिनिमम आई थिंक ये वाला है, ये देखो हम यहाँ से देख के ही बोल रहे हैं, ठीक है, इतना ढूंढेंगे अभी। मिनिमम डेटा है हम लोग का 44 और मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है
36 बीबीए स्टूडेंट्स का वेट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम कितना है 73 बोल रहा है, ठीक है, तो 73 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डेटा 73 है, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग कितने सारे क्लास इंटरवल बनाए, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते, फिर वो वाला भी तुम लोग को समझा देंगे, ये लिख देते नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ये देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 1, फाइंड रेंज, ठीक है, रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो है वैल्यूज उसके डिफरेंस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, इस वैल्यूज को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर वही क्या हुआ है, 73 माइनस 44, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब लार्जेस्ट लिखो या मैक्सिमम लिखो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेप 2, जब क्लासेस फॉर्म करने हैं तब क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर ऑफ क्लासेस, कितने सारे क्लासेस बनाए, मतलब इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन अभी हम लोग करेंगे, ये देखो यहाँ पर कितने सारे क्लासेस बनाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्लासेस बनाए हुए हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि 6 ही क्लास बनेगा, उसी का प्रोसेस बता रहे। ये देखो पहले क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, अगर हम लोग का वेरिएबल्स जो है वो डिस्क्रीट है, जैसे कि ये प्रिंट मिस्टेक वाला देख सकते हो, ये हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल था। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 1.66 एरर्स हुआ है, ऐसा नहीं, पेज में या तो एक एरर होगा या 2 या 3 4 5 इस तरीके से एरर होगा। तो अगर हम लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल्स है तो आइसोलेटेड वैल्यूज को लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था आइसोलेटेड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इन केस ऑफ continuous variable, number of class interval, ठीक है। जैसे कि बीबीए स्टूडेंट का वेट, अब वेट हम लोग का क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि वेट हम लोग का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जैसे किसी एक रेंज में अगर ले लो, जैसे 44 से लेकर 73 के बीच में कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो क्लास इंटरवल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। ये देखो क्लास इंटरवल बना हुआ, ठीक है, क्लास इंटरवल बना। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे बनेगा क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये पॉइंट 2 के नीचे कैसे क्लास इंटरवल बनेगा। तो क्लास इंटरवल ऐसे बनेगा, क्लास इंटरवल इक्वल टू रेंज बाय क्लास लेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है। हम इसके साथ साथ बताते भी जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जो बीबीए स्टूडेंट वाला था, इसमें रेंज कितना आया, रेंज कैसे निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का गैप, जो कि आ गया 29। अब हमें क्लास इंटरवल कैसे निकालना है, बोल रहा है कि रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ लिखो, ठीक है। अब ये क्लास लेंथ क्या है, इंटरवल तो समझ में आ रहा है, लेंथ क्या है बताते हैं। ये हो गया 29, क्लास लेंथ हमें एजम्पशन करने के लिए बोल दिया है 5, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं जो मुझे क्लास लेंथ लेने के लिए बोला है। तो जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा जरूर, क्योंकि 29/5 है। तो ये 5.8 आया, तो इसको हम लोग 6 कर लेंगे, 5.8 क्योंकि 0.8 है तो इसको हम लोग 6 लिख लेंगे। मतलब हम लोग का 6 क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, 6 क्लास इंटरवल होगा। पहले चेक करते हैं 6 क्लास इंटरवल है कि नहीं है। देखो 6 क्लास इंटरवल है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे कि 6 क्लास इंटरवल होगा। नाउ क्लास लेंथ क्या है? क्लास लेंथ का मतलब है ये गैप कितना ले, 44 से 48, मतलब 44 45 46 47 48, 5 डेटा है हर एक जगह पे देखो तो 5 डेटा है, तो ये क्लास लेंथ है क्या? ये हमें क्वेश्चन में देखो, पहला बात है ये तुम लोगों को समझना है, तुम लोग को कभी भी ये सब प्रिपेयर करने के लिए नॉर्मली एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए तो देगा नहीं, फिर भी क्लास लेंथ हमें यहाँ पर दे दिया है, बोल दिया है कि 5 लेके करो। अगर हम लोग 5 नहीं लेंगे तो 4 लेके करेंगे, 4 नहीं लेंगे तो 6 लेके करेंगे, वो हमारा मन है, ठीक है। हम लोग कितना क्लास लेंथ लेंगे उसके हिसाब से हम लोग का क्लास इंटरवल बन जाएगा। जितना गैप कम होगा क्लास इंटरवल उतना ज्यादा होगा। जैसे देखो यहाँ पर 5 का गैप है तो क्लास इंटरवल 6 हुआ, अगर 6 का गैप होता क्लास इंटरवल और कम हो जाता। जितना गैप लेंगे उस हिसाब से हमारा क्लास इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया कि हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। क्लास इंटरवल हो गया। अब थर्ड नंबर पॉइंट यहां पर लिखेंगे, प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास या क्लास इंटरवल को एक टेबल में शो करेंगे जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। इस बारे में हम लोगों ने काफी बार देख लिया, तो ये जहां पर प्रेजेंटेशन है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। फिर अप्लाई करेंगे इसमें टैली मार्क्स भी, ठीक है। अप्लाई मार्क्स और स्ट्रोक अगेंस्ट occurrence of particular value in a class और क्लास इंटरवल ठीक है। अब हम लोग टैली मार्क्स भी वहां पर दे देंगे, ठीक है। अप्लाई मार्क्स और स्ट्रोक अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल। अब देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 44 से। देखो हम बताते हैं कैसे करके होगा। 44 से स्टार्ट होगा। जैसे ये देखो 44 सबसे कम डेटा है। 44 के बाद अगर 5 डेटा काउंट करेंगे, क्योंकि हमें क्लास लेंथ 5 लेने के लिए बोला है, तो एंड कहाँ पर होगा, 48 में। 44 45 46 47 48, उसके बाद देखो 49 से 5 डेटा काउंट करो 53, फिर उसके बाद 54 से 5 डेटा काउंट करो 58 होगा। इस तरीके से किया हुआ है। अब कैसे लिखा हुआ है, 44 से 48 के मिडिल में, मतलब 44 से लेके 48 कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो वेट है 44 से 48 है। ये हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर से ढूंढना नहीं है, पहले देखो 70 देखेंगे, 70 उसके बाद 73, तो 70 कहां पर आएगा, 70 हम लोग का आएगा यहाँ पर 69 से 73 के बीच में, ठीक है। तो 70 के लिए 1 लगा दिया, ठीक है, एक मार्क्स यहाँ पर दे दिया। मतलब पहले टैली मार्क लिख लेंगे फिर इसको ऐड करके लिख लेंगे। जैसे ये देखो ये 3 है, ये 3 हो जाएगा, 4 है 4। लिखना कैसे वो हम बता रहे, पहले टैली मार्क लिखोगे फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लोगे। टैली मार्क जैसे ही लिख लिए, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये 5, 5 6 7, ठीक है, 5 और ये 4 9, ये 5 और 3 8, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो टैली मार्क पहले लिखना पड़ेगा। टैली मार्क कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। जैसे हम लोग को ढूंढना नहीं है, पहले हम लोग देखेंगे डेटा कैसे दिया हुआ है, 70 73 49, तो 70 कहां पर आएगा, 70 यहाँ पर आएगा, 73 यहाँ पर आएगा, 49 जो है यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक दिखा दिया, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर काउंट करके तुम लोग को ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो तुम लोग काउंट करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे बताना। तो ये देखो, अप्लाई टैली मार्क्स या स्ट्रोक अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल। एंड लास्ट पॉइंट लिख देते हैं इसका, बस और कुछ नहीं करेंगे। फिर काउंट करना है स्ट्रोक को, जो मैंने वहां पर बता दिया ऑलरेडी। काउंट स्ट्रोक टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास और क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले
क्लास लेंथ के हिसाब से क्लास इंटरवल बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहले रेंज को डिवाइड करेंगे क्लास लेंथ से, तो मिल जाएगा क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, फिर टैली मार्क लगाएंगे, फिर काउंट करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। टोटल में 36 आना चाहिए, क्योंकि 36 स्टूडेंट्स का ही वेटेज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ समझने के लिए, ये सब तुम लोग को करने के लिए 1 मार्क के लिए नहीं देता है नॉर्मली, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।